हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं, कैसे हो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ भाई, आ जाओ। हाँ जी, रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रही है। अभी तो मैंने चेक किया था, मेरी तो चल रही है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल है? बढ़िया एकदम। चलो जी, अच्छी बात है। आइए, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है, बहुत बढ़िया। चल, तो बेटा हम यहां पर पढ़ रहे थे, चैप्टर है कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन। कोशिश करेंगे कि आज पूरा का पूरा खत्म कर दे। वैसे कुछ बचा नहीं है इसमें। अर्धसूत्री विभाजन जिसकी अवस्थाएं बची हैं, अर्धसूत्री विभाजन पढ़ना है। एक बार एनसीईआरटी भी पढ़ लेंगे, एक बार समझ लेते हैं किसको, अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें हमने कल कहां पर छोड़ा था कि अर्धसूत्री विभाजन जो है, जो दो चक्रों से बने हुए हैं। पहला है अर्धसूत्री प्रथम यानी मियोसिस फर्स्ट, और दूसरा है मियोसिस सेकेंड। ठीक है, ये दो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, मियोसिस वन, मियोसिस सेकंड, अर्धसूत्री प्रथम, अर्धसूत्री द्वितीय, ये हमें पढ़ना है। जिसमें से हमने बात करी थी अर्धसूत्री प्रथम जो होता है, ये रिडक्शनल डिवीजन होता है, आपको याद होगा, जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। ये हमारा इक्वेशनल डिवीजन था, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या थी, समान थी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। मियोसिस वन जो है, यानी ये जो विभाजन जो है, इसमें क्या होएगा सर? कैरियोकाइनेसिस होएगा, फिर साइटोकाइनेसिस होएगा। पहले क्या होएगा? कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक विभाजन, फिर क्या होएगा? साइटोकाइनेसिस होएगा। सिमिलरली यहां पर भी सेम टू सेम, सिमिलरली यहां पर भी सेम टू सेम, कि पहले कैरियोकाइनेसिस होएगा, फिर क्या होएगा? साइटोकाइनेसिस होएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर जो कैरियोकाइनेसिस होएगा, केंद्रक विभाजन जो होगी, उसकी चार अवस्थाएं, जिनको हम बोलेंगे प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन और टीलोफेज वन। ये होंगी अवस्थाएं। जबकि यहां पर जो अवस्थाएं होंगी उनको हम क्या नाम देंगे सर? इनको हम नाम देंगे यहां प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू और टीलोफेज टू। ये डिफरेंस था। हाँ जी, डन। तो हमें यहां पर क्या पढ़ना है? इस तरीके से प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन पढ़ना। सिमिलरली यहां पर प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू और टीलोफेज टू यहां पर देखना है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे सर? यहां पर अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम जो है, उस प्रथम में किस चीज की बात करेंगे सर? अर्धसूत्री प्रथम के अंदर हम बात करेंगे किसकी? प्रोफेज वन की। ठीक है, सबसे पहले कौन सी अवस्था आएगी सर? प्रोफेज वन। प्रोफेज वन जिसको हम क्या बोलेंगे सर? पूर्वावस्था प्रथम बोलेंगे। क्या नाम देंगे? पूर्वावस्था प्रथम नाम देंगे। ठीक है, आइए बातें मत करिए यहां पर और सीधा सीधा पढ़ाई पर फोकस करिए। बहुत बातें करते हो यार, कसम से तुम लोग बहुत ही ज्यादा बातें करते हो। हाँ जी, किसकी बात कर रहे हैं सर? पूर्वावस्था प्रथम की बात कर रहे हैं। पूर्वावस्था प्रथम जो है उसकी हम बात करने वाले हैं। अब देखिए यहां पर आपको कंपैरिजन करना होगा। याद करिए, माइटोसिस के अंदर जो पूर्वावस्था जो थी, माइटोसिस में जो प्रोफेज जो थी, और यहां पर जो प्रोफेज वन है, उसमें क्या क्या डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहला बिंदु जो आपने याद रखना है कि ये प्रोफेज वन, ये प्रोफेज वन माइटोसिस की प्रोफेज से लंबी और जटिल होती है। लंबी भी होती है और जटिल होती है। ध्यान से सुनना, क्या कि यहां पर जो प्रोफेज वन जो होने वाली है, और जो माइटोसिस की जो प्रोफेज हमने देखी थी, उससे कैसी होती है? लंबी भी होती है, यानी टाइम ड्यूरेशन ज्यादा भी होता है, और जटिल भी होती है। क्यों सर? क्योंकि ये जो अवस्था जो होती है, क्योंकि ये जो प्रोफेज वन जो होती है, प्रोफेज वन जो होती है, ये 5 अवस्थाओं से मिलकर बनी होती है। 5 अवस्थाओं से मिलकर बनी होती है।
किससे मिलकर बनी है सर? 5 अवस्थाओं से मिलकर बनी होती है। याद करिए माइटोसिस के अंदर जो प्रोफेज जो थी, ध्यान से सुनना, माइटोसिस की जो प्रोफेज थी क्या वो 5 भागों में बटी हुई थी? नहीं सर। क्या वहां पर प्रोफेज को हमने 5 भागों में बांटा था? नहीं। लेकिन यहां पर जो प्रोफेज 1 जो है वो माइटोसिस की प्रोफेज से लंबी और जटिल क्यों है? क्योंकि ये प्रोफेज 1 5 अवस्थाओं से मिलकर बनी हुई है। अब सर वो 5 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? बेटा वो जो 5 अवस्थाएं जो हैं उनका नाम आपने याद रखना है। सबसे पहले लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, फिर पैकाइटीन, फिर डिप्लोटीन और फिर डायाकाइनेसिस। तो इस तरीके से ये 5 अवस्थाएं हैं। हिंदी में क्या बोला जाता है इसको? तनुपट, युग्मपट, स्थूलपट, द्विपट, पट पटापट पट और पारगति क्रम। तो इस प्रकार ये 5 अवस्थाएं होती हैं जो मिलकर क्या बनाती हैं? प्रोफेज 1 बनाती हैं। कौन कौन सा? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। ठीक है। लिज्जत पापड़ दे दो, क्या दे दो? लिज्जत पापड़ दे दो, या लता जरा पानी दे दो, कुछ भी बना लीजिए। लता जरा पानी दे दो, लाजो जरा पानी दे दो, लाजवंती जरा पानी दे दो, ललिता जरा पानी दे दो। ठीक है, तो कुछ भी आप बना सकते। ठीक है, तो लिज्जत पापड़ बना दो, लता जरा पानी दे दो, ललिता जरा पानी दे दो, लाजवंती जरा पानी दे दो, ललिता जरा पानी दे दो। उस तरीके से लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। तो ये कुल मिलाकर ये 5 अवस्थाएं होती हैं जो प्रोफेज 1 का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब बात आ रही क्या सर इसको इंग्लिश में भी याद रखना है? यस बेटा, इसको इंग्लिश में भी याद रखना है, हिंदी में भी याद रखना है, दोनों में आपको ये याद रखना है। इंग्लिश में भी याद रखना है, हिंदी में भी याद रखना है, दोनों में आपने ये याद रखना है। एक कह रहा है सर इसकी जगह, एल की जगह ऐसे भी तो बोल सकता है, लल्लू जरा पानी दे दो। हाँ बेटा, लल्लू भी कर सकता है तू। चल, तो अब हमें यहां पर सबसे पहले क्या पढ़नी है सर? सबसे पहले हमें पढ़नी है यहां पर लेप्टोटीन। लेप्टोटीन जिसको हमने बोला है तनु पट। ठीक है, हाँ भैया, तनुपट में क्या होने वाला है? बहुत सिंपल तरीके से डायग्राम हम बनाएंगे। ये कोशिका है जिसके अंदर ये केंद्रक है। सोच समझकर मुझे बताना, ये तनुपट किसकी अवस्था है? हम बोलेंगे सर तनुपट जो है वो अर्धसूत्री प्रथम की, पूर्वावस्था प्रथम की पहली अवस्था है। कौन? लेप्टोटीन तनुपट। ठीक है, क्या होएगा इस अवस्था में? कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज पढ़नी है, या 2 बिंदु बोलूंगा यहां पर। क्या? गुणसूत्र संघनन। क्या? गुणसूत्र का क्या हो जाएगा? संघनन हो जाएगा। गुणसूत्र का क्या हो जाएगा? संघनन हो जाएगा, यानी गुणसूत्र का निर्माण होएगा। याद करिए, क्रोमेटिन संघनित होकर क्या बनाया था? गुणसूत्र बनाया था। ऐसे लिख सकते क्या? क्रोमेटिन जाल संघनित होकर, क्रोमेटिन जाल संघनित होकर गुणसूत्र का निर्माण होता है। यानी किसका निर्माण होएगा सर? गुणसूत्र का निर्माण होएगा। क्रोमेटिन का क्या हो जाएगा? संघनन हो जाएगा, यानी क्रोमोसोम बनेंगे। ठीक है जी। दूसरा, सर ये क्रोमोसोम हमने यहां पर बना दिए हैं। क्या बना दिए गुरु? क्रोमोसोम बना दिए। ठीक है जी। अब ये जो क्रोमोसोम जो होते हैं, ध्यान से सुनना, ये जो क्रोमोसोम, ये जो गुणसूत्र जो हैं, ये किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं? याद रखना। दूसरा बिंदु, ये गुलदस्ते के रूप में व्यवस्थित होते हैं।
किस रूप में व्यवस्थित होते हैं? गुलदस्ते के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, अब गुलदस्ते के रूप में आप मुझे बताइएगा। अच्छा, यहां पर मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, प्लीज यहीं पर लिखते भी जाइएगा। इन अवस्थाओं में क्या क्या होता है ये जरूर याद रखना है आपने, कुछ वर्ड्स याद रखने हैं। यहां पर इसको बुके स्टेज बोला जाता है। बुके स्टेज, बुके का मतलब क्या होता है? गुलदस्ते को हम क्या बोलते हैं? बुके बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने दिया होगा, कभी किसी को बुके दिया है? सर एनसीईआरटी में क्या लिखा? अभी रुक जाए एक सेकंड, पहले एक बार पढ़ ले, फिर उसके बाद एनसीईआरटी देखेंगे। ठीक है, गुलदस्ता देखा है? हाँ सर, इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप में होता है, जिसमें ये नीचे आधारीय भाग होता है और फिर इस तरीके से यहां पर हम क्या लगा देते हैं? पुष्प लगा देते हैं ना, तो ये गुलदस्ता बन जाता है इस तरीके से। तो यहां पर ये जो अवस्था जो होती है तनुपट, इसको हम बुके स्टेज बोलते हैं, गुलदस्ता अवस्था बोलते हैं। क्यों बोलते हैं गुलदस्ता अवस्था? क्योंकि ये जो गुणसूत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, ये गुणसूत्र जो होते हैं, ये जो गुणसूत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, ये गुणसूत्र जो होते हैं कुछ इस प्रकार लग जाते हैं। ये इस तरीके से यहां पर क्रोमेटिन अटैचमेंट साइट होती है, जहां पर ये आकर जुड़ जाते हैं और क्या बना देते हैं? गुलदस्ता जैसी संरचना का निर्माण ले लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना, इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? गुलदस्ते के रूप में। यहां पर गुणसूत्र जो होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? बुके स्टेज बोल देते हैं। ठीक है जी, यहां तक की बात समझ में आ गई? वापस से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने बोला हम अर्धसूत्री विभाजन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम मियोसिस 1 पढ़ने वाले हैं। मियोसिस 1 में हम सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस पढ़ेंगे, यानी केंद्रक विभाजन पढ़ेंगे, जिसमें प्रोफेज 1 पढ़ेंगे। प्रोफेज 1 जो है वो माइटोसिस की प्रोफेज से लंबी और जटिल होती है, क्योंकि ये 5 अवस्थाओं से मिलकर बनी होती है: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। जिसमें सबसे पहले हमने बोला लेप्टोटीन जो होती है इसको हम बुके स्टेज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि क्रोमेटिन जो जाल जो संघनित होकर क्या बना रहा था? गुणसूत्र बना रहा था। वो गुणसूत्र जो होते हैं इस तरीके से वी शेप में, इस तरीके से वी शेप में व्यवस्थित हो जाते हैं और कैसे लगता है? जैसे जैसे एक बुके सा क्रिएट हो गया हो, एक गुलदस्ते जैसी चीज बन गई हो, इसीलिए हम इसको बुके स्टेज भी बोल देते हैं। तो यहां पर बुके स्टेज अगर आपसे पूछा जाए, हालांकि अब नहीं पूछा जाएगा, एनसीईआरटी में दे भी नहीं रखा है, लेकिन आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये वर्ड मिल जाएगा। बुके अवस्था किसको कहा जाता है? गुलदस्ता अवस्था किसको कहा जाता है? तो तनुपट को कहा जाता है। खत्म खल्लास, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है आपने इसमें, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, बस ये सिंपल से 2 बिंदु। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरी अवस्था है बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो अवस्था आ रही है वो है युग्मपट, और ये है बहुत इंपॉर्टेंट। युग्मपट जिसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोटीन। अब जरा इस वर्ड पर फोकस करना और सोचना, इस वर्ड में कहीं युग्म आ रहा है? युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है? पेयर। युग्म का मतलब क्या होता है? पेयर होता है। ठीक है, जाइगो, जाइगो वर्ड आ रहा है, जाइगोट से आया होगा। जाइगोट जो होता है वो किससे बनता है? सर 2 चीजों के मिलने से बनता है। और पेयर जो होता है वो भी किससे होता है? 2 चीजों से बना होता है। यानी यहां पर पेयर की बात कर रहे होंगे, जोड़े की बात कर रहे होंगे। कुल मिलाकर इस अवस्था में हम किसकी बात कर रहे हैं? किसी ना किसी जोड़े की बात करने वाले हैं, किसी पेयर की बात करने वाले हैं, है ना? है ना? यही ना? अब बात करते हैं सर होता क्या है इस युग्म पट में। मैंने कहा आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हमारी कोशिका है, जस्ट इमेजिन, सोचना है आपने, ये हमारी कोशिका, उस कोशिका के अंदर केंद्रक है। क्या हमने केंद्रक आवरण खत्म कर दिया? सोचो सर, सेंट्रियोल किसके किनारे पर पहुंच जाएगा? अबे बांगड़ू, सेंट्रियोल अभी भी यहीं पर ही है। अरे बांगड़ू, सेंट्रियोल अभी भी केंद्रक के पास ही है, सेंट्रियोल कहीं नहीं पहुंचा है। सेंट्रियोल अभी भी केंद्रक के पास ही हैं, जिनका ऐसा अवस्था में क्या हो चुका है? द्विगुणन हो चुका है। ठीक है, सेंट्रियोल अभी भी यही है, केंद्रक के पास में ही है। सेंट्रियोल कहीं नहीं गए। केंद्रक आवरण यहां पर अभी क्या हमने विलुप्त कराया? नहीं सर। क्या केंद्रक आवरण विलुप्त हो गया? नहीं। क्या केंद्रिका विलुप्त हो गई? नहीं। क्या कोशिका द्रव्य के अंदर कोशिकांग विलुप्त हो गए? नहीं, कुछ नहीं। केवल और केवल 2 चीजें हमने देखने को मिली। यहां पर अब क्या देखने को मिलना है? उसको समझने की कोशिश करिएगा। मान लेते मैं यहां पर आपको 2 गुणसूत्र दिखा रहा हूं। ये है क्रोमोसोम 1, ये है क्रोमोसोम 1। पहले तो जरा सोचिए, क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 1, क्या ये समजात गुणसूत्र हैं? सोचो जल्दी से, क्या ये समजात गुणसूत्र हैं? सोचो, याद आ रहा है आपको समजात गुणसूत्र?
एक क्रोमोसोम 1 मम्मी से आया, एक क्रोमोसोम 1 पापा से आया, इनको हम क्या बोलते हैं? समजात गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये जो है ये भी समजात गुणसूत्र है, ये 2 है, ये 2 है। डन, कोई तकलीफ तो नहीं है, कई बार ये चीज रिपीट कर चुके हैं। 1 1 समजात, 2 2 समजात, 3 3 समजात, 4 4 समजात, 5 5 समजात। ऐसे हमारे अंदर कितने समजात हो गए? 23 23 समजात। ठीक है जी, क्योंकि हमारे अंदर 46 गुणसूत्र है ना। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे टोटल कितने हो गए? 23 पेयर हो गए, 23 जोड़ी हो गए। ठीक है, तो 23 जोड़ी हमारे अंदर क्या मिलते हैं? समजात गुणसूत्र मिलते हैं। डन, कोई तकलीफ तो नहीं है, समझ में आ गई यहां तक की बात? सिंपल सा था। चलिए, हम यहां पर इस कोशिका के अंदर 4 गुणसूत्र दिखा रहे हैं। कितने गुणसूत्र दिखा रहे हैं हम यहां पर? 4 गुणसूत्र यहां पर दिखा रहे हैं। ठीक है, कितने गुणसूत्र दिखा रहे हैं? 4 गुणसूत्र दिखा रहे हैं, यानी हम इस कोशिका में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने दिखा रहे हैं? 4 दिखा रहे हैं। इसमें अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो बहुत गलत बात है, कई बार ये चीज रिपीट कर चुका हूं। द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी दिख रही है? सर 4 दिख रही है। टोटल यहां पर कितने गुणसूत्र हैं? 4 हैं, जिसमें से 2 जोड़ी मिल रहे हैं, 2 जोड़ी समजात गुणसूत्र मिल रहे हैं, एक 1 1 एक 2 2। ठीक है, अब इधर देखिएगा, ये 1 इधर बैठा था, ये 1 इधर बैठा है, ये 1 इधर बैठा है, ये 2 इधर बैठा है और ये 2 इधर बैठा है। ठीक है, 1 इधर बैठा है, 1 इधर बैठा है, 2 इधर बैठा है, 2 इधर बैठा है। ठीक है जी, अब क्या होता है इस अवस्था में न्यूक्लियस के अंदर, ध्यान से सुनना, न्यूक्लियस के अंदर ध्यान से सुनना, न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर जो साइटोपंजर जो होता है, साइटोपंजर याद आ रहा है? कोशिका कंकाल जो प्रोटीन के फाइबर्स थे। क्या बोला था हमने? कोशिका कंकाल जो प्रोटीन के फाइबर्स थे वो क्या करते हैं? वो इन समजात गुणसूत्रों को पास लाते हैं। फिर से सुनना, क्या बोला कि इस कोशिका के अंदर कहीं ना कहीं कौन सा सर कोशिका कंकाल है? कोशिका कंकाल तो हमने सेल चैप्टर के अंदर पढ़ लिया, क्या थे सर? प्रोटीन के फाइबर्स थे। ये प्रोटीन के फाइबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? ये प्रोटीन के फाइबर्स अंदर जो समजात गुणसूत्र जो होते हैं उनको पास लेकर आते हैं। अब जरा सोचिए, समजात गुणसूत्र जब पास आएंगे, कौन? ये समजात गुणसूत्र जब पास आएंगे, ये समजात गुणसूत्र जब पास आएंगे, समजात गुणसूत्र जब पास आएंगे तो कंडीशन कुछ ऐसी दिखाई देगी। वन वन पास 2 2 पास। सोचो, 1 1 दोनों पास आ गए, 2 2 दोनों पास आ। क्या एक जोड़ा सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? क्या आपको समजात गुणसूत्रों का एक जोड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है? ये समजात गुणसूत्रों का एक पेयर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो पेयर बिल्कुल पास आ चुके हैं। सोचो, ये एक पेयर दिखाई दे रहा है। तो अब आप मुझे बताइएगा, हमारी कोशिका में अगर अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तो सोचिए हमारी युग्मपट अवस्था में कितने जोड़े दिखाई देंगे? सिंपल सा प्रश्न है। मेरी एक कोशिका में अगर अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तो उस अर्धसूत्रीय विभाजन की, अर्धसूत्रीय प्रथम की, पूर्वावस्था प्रथम की युग्मपट अवस्था में कितने पेयर दिखाई देंगे? वेल डन, सीधा सर 23 जोड़े दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि कितने गुणसूत्र है सर? 46 गुणसूत्र हैं। 2 गुणसूत्र मिलकर एक जोड़ा बना रहे हैं। ये दोनों गुणसूत्र क्या कहला रहे हैं? समजात गुणसूत्र कहला रहे हैं। तो टोटल समजात गुणसूत्रों के कितने जोड़े बन जाएंगे सर? 23 जोड़े बन जाएंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया, सिंपल सी बात है। अब इधर देखिएगा, इनमें से एक जोड़े को मैं बाहर यहां पर बना रहा हूं और इधर देखिएगा, देखने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। जल्दी से मुझे बताइएगा, ये दोनों कौन है? ये दोनों, इन दोनों को मैं सिस्टर क्रोमेटिड बोलूंगा या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोलूंगा? आंसर बिल्कुल साइटोस्केलेटन बेटा पूरी कोशिका में होता है मेरे भाई विक्रम चंद्रावंशी, पूरी कोशिका में होता है। हाँ जी, इनको मैं सिस्टर क्रोमेटिड बोलूंगा कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोलूंगा? सिस्टर, क्या बोलूंगा? सिस्टर क्रोमेटिड। हाँ सर, ये है क्रोमोसोम 1। कौन सा? ये क्रोमोसोम 1 है। मान लो ये किसका है? मदर का है, मदर से आया हुआ क्रोमोसोम 1। ठीक है जनाब, मैंने आपसे कहा कि मेरे भाई इसको बताओ, चलो
ये भी क्रोमोसोम 1 है, ये भी क्रोमोसोम 1 है, लेकिन ये कहां से आया गुरु? ये आया है फादर से। ये भी क्रोमोसोम 1 है, ये भी क्रोमोसोम 1 है, लेकिन ये किससे आया है? फादर से आया है। सर ये दोनों समजात हो गए? मैंने कहा बिल्कुल समजात हो गए। अब ये दोनों भी क्या कहलाएंगे? सिस्टर कहलाएंगे, बिल्कुल सिस्टर कहलाएंगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, सोच समझकर मुझे आंसर देना है। ये बताओ मुझे, ये बताओ मुझे, इनको मैं क्या बोलूंगा? इन दोनों को, इनको मैं सिस्टर बोलूंगा कि नॉन सिस्टर बोलूंगा? दिमाग लगाना। अंजिला रॉय, हाँ जी, इनको मैं क्या बोलूंगा? भाई ये दोनों तो सिस्टर, एक ही गुणसूत्र की 2 बेटी, एक गुणसूत्र जिसकी 2 बेटी सिस्टर, एक गुणसूत्र जिसकी 2 बेटी सिस्टर। अब ये गुणसूत्र और ये गुणसूत्र, इसकी ये बेटी और ये बेटी, क्या ये दोनों सिस्टर है कि नॉन सिस्टर है? सर ये नॉन सिस्टर है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? नॉन सिस्टर। ठीक है, अब अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। क्रोमेटिड कौन था? अर्धगुणसूत्र था, याद आ रहा है? ये अर्धगुणसूत्र, ये अर्धगुणसूत्र क्या कहलाएंगे? सर ये दोनों नॉन सिस्टर अर्धगुणसूत्र कहलाएंगे। असंतति अर्धगुणसूत्र बोला जाता है। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जो है उनको हम क्या बोलते हैं? असंतति अर्धगुणसूत्र कहते हैं। ठीक, सिंपल सा था, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सी बात है भैया। इस गुणसूत्र की ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों इस गुणसूत्र की ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड। इसकी और इसकी तुलना करूं, ये और ये क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, असंतति अर्धगुणसूत्र है। ठीक है, अब यहां तक की बात समझ में आ गई है। चलें आगे बढ़ते हैं। यहां पर सर आप इन्हें सिस्टर क्यों बोल रहे हो? कि इनमें घनिष्ठ प्यार है बेटा इनके बीच में। चलो आगे बढ़ते हैं यहां पर। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर समझने की कोशिश करिएगा। हमने क्या बोला कि इस अवस्था में कौन पेयर कर रहा है? सर समजात गुणसूत्र जो है, समजात गुणसूत्र जो है वो एक दूसरे से फ्यूज्ड हो रहे हैं। किसमें? युग्मपट अवस्था में जोड़े बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? पेयर बन रहे हैं। और अगर पेयर बनेंगे तो यहां पर किसके बीच में बन रहे हैं? समजात गुणसूत्रों के बीच में पेयर बन रहे हैं। ये दोनों गुणसूत्र जो है, ये क्रोमोसोम 1, ये क्रोमोसोम 1, ये समजात गुणसूत्र है। ठीक है, ये दोनों क्या है? समजात गुणसूत्र। अब इनके क्या बन रहा है? जोड़ा बन रहा है, यानी ये दोनों क्या आ जाएंगे? सर पास पास आ जाएंगे। मैंने कहा आइए ले आते हैं, फिर पास पास ले आते हैं। जरा देखिएगा क्या ये कंडीशन होएगी या नहीं होएगी। सिंपल तरीके से मैं पूछ रहा हूं आपसे, सिंपल तरीके से मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं। क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, बस ये दिखाने की कोशिश कर रहा था, बस इतना सा। सोचिए, क्या आपको यहां पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं आपस में जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं? बस इतनी सी बात। बस सर एक्सचेंज, अभी एक्सचेंज की तो बात ही नहीं करी मैंने ममता भारती। मैंने आपसे सिर्फ इतनी सी बात बोली है कि एक ये मैं हूं, ये मेरा भाई है, ये मैं हूं, ये मेरा भाई है ना? हम दोनों बस पास पास आ गए एक दूसरे के, बस खत्म। इतनी सी बात बोलिए कि ये और ये दोनों पास पास आ गए हैं। और इन दोनों की कौन सी भुजाएं पास पास आई हैं? कौन से क्रोमेटिड पास पास आए हैं? सर ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या आ गए सर? पास पास आ गए हैं। तो अब जरा सोचिए कौन पास पास आ गए? सर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं उनके बीच में युग्मन हुआ है। क्या हुआ है? पेयरिंग हुई है, पास पास आ गए, जुड़ गए। डन। तो ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, ये जो प्रक्रिया जो होती है,
जहां पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, क्या बोला मैंने? समजात गुणसूत्र के असंतति अर्धगुणसूत्र एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो इस संरचना को ध्यान से सुनना, ये जो स्ट्रक्चर जो आपने देखी है, इस संरचना को क्या कहा जाता है और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहा जाएगा, और ये जो प्रोसेस जो थी जिससे ये दोनों पास पास आए थे, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर जो होती है, इस स्ट्रक्चर के दो नाम हैं, ध्यान से सुनना, इस स्ट्रक्चर के दो नाम हैं। पहला नाम है चतुष्क, पहला नाम है चतुष्क। पहला नाम क्या है? चतुष्क। चतुष्क अंग्रेजी में बोलते हैं टेट्राड। क्या बोलते हैं? चतुष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्राड बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा वर्ड है युगली, दूसरा वर्ड है युगली, अंग्रेजी में बोलते हैं बाइवेलेंट। अब मैक्सिमम बच्चे जिन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है उनके मन में बड़ा कंफ्यूजन होता है, सर चतुष्क और युगली ये क्या है? सर ये चतुष्क और युगली ये क्या है? तो ध्यान से सुनना, इस संरचना को चतुष्क या युगली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चतुष्क या युगली कहा जाता है। अब ये क्या है सर? ये युगली क्या है? ये चतुष्क क्या है? मैंने आपसे सिंपल सी बात पूछी, मुझे बता इस स्ट्रक्चर में कितने, ध्यान से सुनना, इस स्ट्रक्चर में कितने समजात गुणसूत्र हैं? सोच समझकर आंसर देना आराम से। इस स्ट्रक्चर के अंदर, ये जो स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर कितने समजात गुणसूत्र है? अमित गुप्ता फिर से सोच, इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो संरचना जो आपको दिखाई दे रही है इसमें टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? 4 हैं। गुणसूत्र कितने हैं यहां पर? 4 हैं कि 2 हैं? बस इतना सा बताओ। इस स्ट्रक्चर के अंदर क्रोमोसोम कितने? क्रोमोसोम कितने हैं? मैं पूछ रहा हूं इस स्ट्रक्चर के अंदर गुणसूत्र कितने हैं? गुणसूत्र कितने हैं? गुणसूत्र कितने हैं? अरे भैया 2 ही तो हैं। नहीं है, 2 नहीं है, 1 2 टोटल कितने हैं? सर 2 गुणसूत्र है। ये 2 गुणसूत्र है। कितने गुणसूत्र है? 2 गुणसूत्र है। तो जरा सोच, ये जो संरचना जो बन रही है, क्या ये 2 गुणसूत्रों की पेयरिंग से बनी है? हां सर, ये जो संरचना जो बनी है, ये जो स्ट्रक्चर जो बनी है, क्या ये 2 गुणसूत्र, कौन से गुणसूत्र? सर समजात गुणसूत्र। कौन से? समजात गुणसूत्र जो है उनके जुड़ने से बनी है। हां सर, 2 समजात गुणसूत्रों के जुड़ने से बनी है। तो इस बेसिस पर हमने नाम क्या दिया? युगली। तो युगली वर्ड किसके रेस्पेक्ट में बोला गया है? सर ये युगली शब्द जो है, ये जो बाइवेलेंट शब्द जो है, ये किस रेस्पेक्ट में बोला गया? सर गुणसूत्रों के आधार पर बोला गया है। अब मुझे बता सर गुणसूत्र तो 2 हैं, लेकिन अर्ध गुणसूत्र कितने हैं? सोचो, गुणसूत्र तो सर 2 थे, एक ये था एक ये था, है ना? ये 2 गुणसूत्र हैं, दोनों पास पास आ गए। तो कितने गुणसूत्र है यहां पर? सर 2 हैं। लेकिन अर्ध गुणसूत्र कितने हैं? क्रोमेटिड कितने हैं? क्रोमेटिड नूर कह रहा है सर 2 हैं। लगा तुम्हारे भोंदूलाल, यहां पर तेरे को अर्ध गुणसूत्र कितने दिखा देना? अर्ध गुणसूत्र सर यहां पर टोटल 1 ये है, 1 ये है, 1 ये है, 1 ये है। अर्ध गुणसूत्र कितने? सर 4 हैं। तो यहां पर ये जो शब्द जो था ना चतुष्क, ये किस आधार पर दिया गया है? सर यहां पर पाए जा रहे हैं 4 अर्ध गुणसूत्र। समझ में आया? तो ये जो स्ट्रक्चर जो आपको यहां पर दिखाई दे रही थी, इसमें अगर अर्ध गुणसूत्र के आधार पर अगर मैं बोलूं तो इस संरचना में कितने अर्ध गुणसूत्र? सर 4 अर्ध गुणसूत्र, इसलिए नाम क्या पड़ गया? चतुष्क।
इस संरचना में कितने गुणसूत्र? सर 2 गुणसूत्र, इसलिए नाम पड़ गया युगली। खत्म, इतनी सी बात है, लल्लू सी बात है। बताओ, बोलो। डन, क्लियर है? तो ये वर्ड बड़े कंफ्यूज कर देते हैं, पता नहीं क्या बात का कंफ्यूजन है। अरे भैया, हम किस आधार पर ये शब्द दे रहे हैं वो समझो। अगर हम गुणसूत्र के आधार पर देखते हैं, किसके आधार पर? सर ये जो संरचना जो बनी है, ये जो युग्म जो बना है, ये जो युग्म जो बना, ये जो पेयर जो बना, इस पेयर में अगर गुणसूत्र देखे तो कितने हैं? सर 2 हैं, तो नाम दे दिया युगली। सर अर्ध गुणसूत्र देखे कितने हैं? सर 4 है, तो क्या नाम दे दिया? टेट्राड। खत्म, इतनी सी बात है। डन। चलिए जी, तो हमने ये संरचना को क्या नाम दे दिया? सर चतुष्क या युगली बोला है। रुक जाइए, चतुष्क या युगली बोला है। एक और नाम भी है, एक और नाम भी है, एक और नाम भी है। और सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र कहा जाता है। अब सर ये सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र का मतलब क्या होता है? देखिए, जब कोई चीजें, 2 चीजें पास पास आती हैं, 2 चीजें एक दूसरे के पास पास आती हैं, पास पास आकर फ्यूज्ड हो जाती हैं, तो उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है, उस प्रक्रिया को बोला जाता है सिनेप्सिस। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सिनेप्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेप्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सिनेप्सिस कहा जाता है। जब युग्मन होता है, 2 अलग अलग चीजें जब एक दूसरे के पास पास आती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सिनेप्सिस। सर ये वर्ड कहीं और भी आता है सिनेप्सिस? हां, एक और जगह भी आता है। कहां पर आता है? मैंने कहा इधर देख। तूने तंत्रिका वर्ड डेफिनेटली सुना होगा जिंदगी में कभी ना कभी, और जिन्होंने सुना है बहुत अच्छी बात है। ये तंत्रिका इस तरीके से, ये इस तरीके से एक तंत्रिका है, इस तरीके से ये तंत्रिका है, और ये तंत्रिका में ये एक लंबा सा भाग होता है, ये कोशिका होती है जिसमें कोशिका द्रव्य भरा होता है। ये संरचनाएं जो आपको दिखाई दे रही हैं, इनको बोला जाता है दुम्राशय, इसको बोला जाता है तंत्रिकाक्ष, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एक्सॉन, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन बोल दिया जाता है। अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूं। डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स, और ये वाली जो स्ट्रक्चर जो होती है इसको बोला जाता है साइटॉन, कोशिका काय कहा जाता है। ठीक है, ये जो तंत्रिकाक्ष जो होता है लास्ट में जाकर इस तरीके से इसका ये वाला पार्ट जो है इस तरीके से फूले हुए होते हैं। ठीक है, ये हमारी एक तंत्रिका है। ठीक है, अब इसी तंत्रिका के पास में एक और तंत्रिका है। ये जो तंत्रिका आपको दिखाई दे रही थी, इसके पास में एक और तंत्रिका है। भैया तंत्रिका से संदेश दूसरी तंत्रिका में जाना है? हाँ सर बिल्कुल जाना है। इस तंत्रिका से संदेश कहां पर जाना है? सर दूसरी तंत्रिका में जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल जाएगा। इस तंत्रिका से इस तंत्रिका में जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अब इस तंत्रिका का ये तंत्रिकाक्ष का आखिरी भाग दिखाई दे रहा है आपको। इस तंत्रिका, ये दोनों तंत्रिकाओं को देखो और आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। इन दोनों तंत्रिकाओं को देखो और देखो इन दोनों तंत्रिकाओं में ये वाली तंत्रिका का ये आखिरी भाग है, यानी किसका? तंत्रिकाक्ष का, एक्सॉन का लास्ट पार्ट है। और ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो था ये कौन था? डेंड्रॉन था या डेंड्राइट्स था? जरा सोचो, ये पास पास कौन आया है? सर 2 अलग अलग तंत्रिकाएं हैं। हाँ जी, एक ये तंत्रिका और एक ये तंत्रिका। हाँ जी, इस तंत्रिका का एक्सॉन और इस तंत्रिका का ये डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन, इस तंत्रिका का तंत्रिकाक्ष और इस तंत्रिका का दुम्राशय एक दूसरे के पास पास आ गए हैं। सोचो सोचो, जल्दी से सोचो फटाफट। इस तंत्रिका का ये तंत्रिकाक्ष और इस तंत्रिका का कौन? दुम्राशय एक दूसरे के पास पास आ गए हैं। हाँ सर पास पास आ गए हैं। सर इस फूले हुए भाग को क्या बोला जाता है? ये जो फूला हुआ भाग जो होता है इसको हम सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं। ठीक है, अब जरा सोच, ये दोनों जब पास पास आ गए हैं तो ये जो जगह जो आपको दिखाई दे रही है जहां ये एक दूसरे के पास पास है, इस जगह को क्या बोला जाता है? सिनेप्स कहा जाता है।
क्या बोला जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। तो सिनेप्स एक स्ट्रक्चर है, सिनेप्स एक संरचना है जो इन दो तंत्रिकाओं के बीच जहां जंक्शन था, जहां ये दोनों एक दूसरे से फ्यूज हो रही थी, जुड़ रही थी, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स। और प्रक्रिया, जुड़ने की प्रक्रिया जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस। तो सिनेप्सिस वो प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है जहां पर दो अलग अलग चीजें, दो असंतति अर्धगुणसूत्र, समजात गुणसूत्रों के असंतति अर्धगुणसूत्र एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। उस प्रक्रिया को बोला जाता है सिनेप्सिस। और सिनेप्सिस से बनने वाली स्ट्रक्चर जो होती है, सिनेप्सिस से बनने वाली स्ट्रक्चर गुणसूत्र के आधार पर क्या कहलाती है? युगली। अर्धगुणसूत्र के आधार पर क्या कहलाती है? चतुष्क। और सिनेप्स के आधार पर, सिनेप्स के आधार पर क्या कहलाती है? सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र कहलाती है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहलाती है। ये थी बात, ठीक है, डन। तो न्यूरॉन में सिनेप्सिस वर्ड यूज में नहीं लिया जाता। क्या यूज में लेते हैं? सिनेप्स। और अस और गुणसूत्रों के रिस्पेक्ट में जो वर्ड यूज में लिया जाता है वो क्या यूज में लिया जाता है? सिनेप्सिस वर्ड यूज में लिया जाता है। दो अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। सिनेप्सिस और सिनेप्स दो अलग अलग चीजें हैं। सिनेप्स वर्ड कहां पर आता है? तंत्रिकाओं में आता है। और सिनेप्सिस जो वर्ड जो आता है वो कहां पर आता है? अर्धसूत्री विभाजन में आता है, जहां पर क्या होता है? सर सिनेप्सिस होता है। क्या होता है गुरु? सिनेप्सिस होता है। जहां पर क्या होता है? सिनेप्सिस होता है। दोनों में कॉमन चीज क्या थी? दोनों में कॉमन चीज क्या थी? यहां पर सिनेप्सिस और वहां पर सिनेप्स में कॉमन चीज क्या थी? दो अलग अलग चीजें जब पास पास आ जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो दोनों में ये चीज मीनिंग कॉमन था, वर्ड अलग है। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? सिनेप्स कहलाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिनेप्सिस कहलाती है। इस प्रक्रिया से जो संरचना बनती है उसके तीन नाम आपने याद रखने, चतुष्क, युगली और सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र। डन, क्लियर है? चलें आगे। फटाफट जल्दी से मुझे आंसर बताइएगा, जल्दी से। एक प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूं, फटाफट मेरे को एक प्रश्न का आंसर दीजिएगा। मेरी एक द्विगुणित कोशिका जो अर्धसूत्री विभाजन में जाने वाली है, उसके अंदर कितने युगली मुझे दिखाई देंगे? बताओ। मेरी एक कोशिका जो अर्धसूत्री विभाजन में पहुंची है, अर्धसूत्री विभाजन की युग्मपट अवस्था में अगर वो है, तो बताओ उसके अंदर कितने युगली मुझे दिखाई देंगे? माइक्रोस्कोप में कितने युगली दिखाई देंगे? सर 23 युगली दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि ये मिलकर एक युगली। ऐसे टोटल कितने युगली? सर 23 युगली। बहुत बढ़िया, डन, क्लियर है? कितने चतुष्क दिखाई देंगे? 23 चतुष्क दिखाई देंगे, 23 युगली दिखाई देंगे और 23 ही सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र दिखाई देंगे। हाँ जी सर, इसके बाद कौन सा चैप्टर होएगा बेटा? 12th क्लास का पहला चैप्टर पुष्पे पादपों में लेंगे जन्म। चलिए, क्लियर है? डंडना डंडन। ये थी दूसरी अवस्था जिसका नाम है युग्मपट। और युग्मपट में क्या होता है बेटा? याद रखना, यहां पर सिनेप्सिस होता है। वर्ड याद रखना, क्या होता है यहां पर? सिनेप्सिस होता है, भूल मत जाना यहां पर। डन। आइए, नेक्स्ट इज स्थूलपट। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? स्थूलपट। स्थूलपट जिसको हमने पैकिटीन या पैकाइटीन भी बोल दिया जाता है, डिपेंड करती है प्रोनाउंसिएशन टू प्रोनाउंसिएशन। कई लोग इसको पैकिटीन बोल देते हैं, कई लोग इसको पैकाइटीन भी बोल देते हैं। चलिए जनाब, क्या होने वाला है इस पैकेटीन में? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो अवस्था है जिसमें क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। ये वो अवस्था है जिसमें क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। अब आप मुझे बताइए, कल मैंने आपको एक छोटा सा एनिमेशन दिखाया था और उस छोटे से एनिमेशन में उस छोटे से एनिमेशन में मैंने आपको क्रॉसिंग ओवर दिखाया था। सर हमारी कॉपी भर गई सर 2 चैप्टर में। तो बड़ी कॉपी ले मेरे भाई, नीट की तैयारी कर रहा है दोस्त। हाँ जी, क्रॉसिंग ओवर। क्या हम लोगों ने कल एक छोटा सा एनिमेशन देखा था और उस छोटे से एनिमेशन में हमने क्या देखा था कि ये जो दो समजात गुणसूत्र जो हैं, जहां पर क्या हो चुका है सर? सिनेप्सिस हो चुका है। अब ये जो असंतति अर्ध गुणसूत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। यहां पर जहां ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वहां पर एक्सचेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सचेंज। सर समझ नहीं आया। मैंने कहा आइए डायग्राम से देखते हैं। समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला मान लो ये एक गुणसूत्र है
और ये वाला दूसरा गुणसूत्र है। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है? नहीं सर अभी भी नहीं आ रहा। मैंने कहा चलो और अच्छा डायग्राम बनाते हैं। कुछ दिखाई दे रहा है तुमको यहां पर? कुछ दिखाई दे रहा है तुमको? क्या दिखाई दे रहा है? आराम से सोचना, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्या तुमको दो समजात गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं? सोचो, क्या तुमको यहां पर समजात गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं? समजात गुणसूत्र एक पिंक कलर से मैंने दिखाया है, इसको मैं बोल रहा हूं क्रोमोसोम 1। एक लाल रंग से दिखाया है, इसको मैं भी बोल रहा हूं क्रोमोसोम 1। सिर्फ अलग रंग से दिखा रहा हूं बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, एक पिंक कलर से दिखाया, एक लाल रंग से दिखा दिया है। ठीक है, चलो अब मुझे बताइए, क्या आपको इनकी असंतति अर्धगुणसूत्र एक दूसरे से लिपटते हुए दिखाई दे रही हैं, जुड़ते हुए दिखाई दे रही हैं, एक दूसरे से फ्यूज्ड हो गई हैं इस तरीके से? सोचो, ये देखिए, ये पिंक वाली और ये लाल वाली, पिंक और लाल वाली असंतति अर्धगुणसूत्र एक दूसरे से क्या हो चुके हैं? फ्यूज्ड हो चुके हैं। डन। ठीक है जी, अब इधर देखिएगा, फ्यूज्ड होने के बाद में क्या हो रहा है यहां पर समझने की कोशिश करना, बस इतना सा। अगर मैं इनको खोलकर दिखाऊं, या इनको जब मैं खोल देता हूं, खोलने के बाद मेरे को क्या दिखाई देता है? मुझे कुछ ऐसी चीज दिखाई दे रही है। हाँ जी, बताओ आपको क्या अलग सी चीज दिखाई दे रही, क्या लग रहा है आपको? हाँ जी, जल्दी से। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये लाल वाली जो असंतति अर्धगुणसूत्र जो थी, उसका कुछ भाग गुलाबी वाली के पास चला गया, गुलाबी वाली का कुछ भाग लाल वाली के पास चला गया? सोचो, जो लाल वाली थी उसका कुछ भाग इधर आ गया, और जो गुलाबी वाली थी उसका कुछ भाग यहां चला गया। क्या आपको एक्सचेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या आदान प्रदान होता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये जो असंतति अर्धगुणसूत्र था, ये वाला, इसका कुछ खंड इधर चला गया, और इस वाली असंतति अर्धगुणसूत्र का कुछ खंड इधर आ गया? क्या एक्सचेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? इसका कुछ भाग यहां चला गया, इसका कुछ भाग यहां, इसका कुछ भाग यहां चला गया, इसका कुछ भाग यहां। क्या एक्सचेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ, बस इतनी सी तो बात पूछ रहा हूं। क्या यहां पर असंतति अर्धगुणसूत्रों में एक्सचेंज हुआ है? क्या यहां पर ये जो असंतति अर्धगुणसूत्र जो थे, इसका कुछ मटेरियल इधर चला जाएगा, इसका इधर चला जाएगा, इसका कुछ यहां आ जाएगा, इसका कुछ यहां आ जाएगा? यही एक्सचेंज, यही आदान प्रदान क्या कहलाता है? जीन विनिमय कहलाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जीन विनिमय। तो याद रखना, स्थूल पट के अंदर, किसमें? स्थूल पट में, किसमें? स्थूल पट पैकाइटीन में क्या होता है कि असंतति अर्धगुणसूत्र समजात गुणसूत्रों की असंतति अर्धगुणसूत्र के बीच खंडों का आदान प्रदान, जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। सर ये चीज समझ में नहीं आई कि क्रॉसिंग ओवर कौन है यार? तू धोंधुलाल है क्या? बिल्कुल यार, शुभम कुर्मी है।
तेरे अंदर दिमाग नाम की कोई चीज है कि नहीं है? मेरे को एक बात बता। सर ये समझ नहीं आ रहा है कि एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जुड़े हैं लेकिन एक्सचेंज 4 क्रोमेटिड में हो गया। कौन से 4 क्रोमेटिड में तेरे को एक्सचेंज दिखाया मैंने यहां पर? है कंटिन्यूअसली स्पैम करता है बिना फालतू के, कंटिन्यूअसली स्पैम कर रहा है बिना फालतू में। ये कह रहा था, अब ठीक है, अब समझ में आ गया क्या कि ये वाली असंतति और इस वाली असंतति में क्या हुआ है? एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, अब इमेजिन कर, सोच, ये मेरा एक हाथ है, एक मेरा पैर है। कैसे बताऊं मैं? यहां पर इस तरीके से है। ठीक है, एक गुणसूत्र ये है, एक गुणसूत्र ये है। इसकी ये वाली असंतति इस वाली असंतति से जब फ्यूज्ड होएगी तो इसका कुछ मटेरियल इधर चला जाएगा, इसका कुछ मटेरियल इधर आ जाएगा, इसका कुछ मटेरियल इधर चला जाएगा, इसका कुछ मटेरियल इधर आ जाएगा। ठीक है, हमने ये वाली चीज देखी। क्या सर ये वाली और ये वाली ये भी जुड़ सकती हैं? बिल्कुल जुड़ सकती हैं। समझ में आया क्या कह रहा हूं भाई? आप मुझे बताइए, एक मैं इस तरीके से खड़ा हूं, मेरा एक हाथ ये है, एक पैर ये है। ठीक है, यहां पर एक और व्यक्ति खड़ा, उसका एक हाथ ये है, एक पैर ये है। मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, उसने ऐसे किया, ऐसे किया। ठीक है, दोनों हम जुड़ गए। हाँ सर, अब मैं अगर ऐसे हो जाऊं ले और दोनों पैर रख दूं उसके सामने, और इधर वाला जो है उसके भी दोनों हाथ दोनों पैर, तो भैया जरा सोच, इसके और इसके बीच में एक्सचेंज होएगा? हाँ सर। इसके और इसके बीच में भी तो एक्सचेंज होएगा? हाँ सर। तो ये और ये भी असंतति, ये और ये भी असंतति, खत्म। चलो जी, तो जीन विनिमय क्या था बेटा? जीन विनिमय सिंपल सी चीज समझनी थी कि जीन विनिमय क्या है। सर जीन विनिमय एक्सचेंज है। क्या है? एक्सचेंज है, आदान प्रदान है। किसका? सर क्रोमोसोम के खंडों का। किसके बीच में? असंतति अर्धगुणसूत्रों के खंडों के बीच में। बेटा ये 2D है, 3D में होगा तो डेफिनेटली ये वाला खंड और ये वाला खंड भी तो आपस में जुड़े हुए होंगे। समझ रहा है? ये तो मैंने ये जो डायग्राम दिखाया ऐसे दिखाया कि ये मेरा एक हाथ, ये मेरा एक पैर, ऐसे एक व्यक्ति इधर खड़ा है, उसका एक हाथ, उसका एक पैर, हम दोनों एक दूसरे से जुड़ गए। ठीक है, ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, ये दूसरे वाले का हाथ पैर, दोनों जुड़ गए। लेकिन अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, ये मेरा हाथ, ये दूसरा हाथ, ये पैर, ऐसे इधर वाला, अब दोनों जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? हाँ सर दोनों जुड़ेंगे। तो ये और ये भी जुड़ सकते हैं, ये और ये भी जुड़ सकते हैं। डन। तो ये थी हमारी कौन सी? स्थूल पट। स्थूल पट में क्या देखने को मिलता है? याद रखना, स्थूल पट में क्या देखने को मिलता है? भूल मत जाना क्या? क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। अब इधर नोट डालकर इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान से सुनना जो प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा, सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र कब बनता है? सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र कब स्पष्ट दिखाई देता है? सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र कब बनता है? सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र कब स्पष्ट दिखाई देता है? तो भूल मत जाना मेरे भाई, भूल मत जाना, कतई मत भूल जाना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है, एनसीईआरटी में मेंशन है। सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र कब बनता है? दूसरी अवस्था में, जिसका नाम क्या था? युग्मपट, यानी जाइगोटीन में। ठीक है, लेकिन ये स्पष्ट कब दिखाई देता है? भूल मत जाना, ये स्पष्ट कब दिखाई देता है? तो याद रखना, स्थूल पट में। यानी अगर माइक्रोस्कोप में अगर देखें तो ये पैकाइटीन में अच्छे से दिखाई देगा,
लेकिन बनना कब स्टार्ट हो जाता है सर? ये सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र जो था, ये सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र जो था, ये सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र जो था, ये बनना कब स्टार्ट होता है सर? ये बनना स्टार्ट होता है युग्मपट में, लेकिन स्पष्ट कब दिखाई देता है? तो याद रखना, ये स्पष्ट कब दिखाई देता है? स्थूल पट में। तो भूल मत जाइएगा, यहां पर जो वर्ड लिखे हुए हैं, सिनेप्सिस इस अवस्था में होता है। सिनेप्सिस के बाद जो टेट्राड, जो युगली, जो चतुष्क, वो स्पष्ट कब दिखाई देते हैं? स्थूल पट में। और जब वो स्पष्ट दिखाई देते तो उस टाइम पर क्या हो रहा है सर? क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। अब आपका प्रश्न होना चाहिए, सर ये क्रॉसिंग ओवर कराता कौन है? ये तो चलो डायरेक्टली हमने ये पढ़ लिया कि भैया यहां पर एक्सचेंज हो गया, जेनेटिक मटेरियल जो था यहां से यहां आ गया, ये लाल वाला खंड कुछ इधर चला गया, ये गुलाबी वाला कुछ इधर आ गया। ये करा कौन रहा है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? ये ऐसे अपने आप ही आदान प्रदान हो गया, यहां से यहां अपने आप ही चला गया? नहीं, यहां पर होती है क्या? कुछ गांठें। यहां पर जब ये दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं तो उस टाइम पर यहां पर बनती हैं कुछ गांठ। किसका निर्माण होता है? कुछ गांठों का निर्माण होता है। ठीक है, अब गांठों को इंग्लिश में बोला जाता है नोड्यूल्स। गांठों को इंग्लिश में बोला जाता है नोड्यूल्स। ठीक है, अब सर यहां पर ये जो नोड्यूल्स बनी है, नोड्यूल्स का क्या नाम होता है? इनको हम क्या नाम देते हैं? ये जो गांठें जो होती है इनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और इन गांठों के अंदर होता क्या है? इन गांठों को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। वर्ड ध्यान से सुनना, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? पुनर्योजन ग्रंथिका। हिंदी में बोलते हैं पुनर्योजन ग्रंथिका, क्योंकि ये ग्रंथि में गंठिल, नोड्यूल, गांठ की तरह यहां पर संरचनाएं होती हैं जिनका नाम होता है पुनर्योजन ग्रंथिका, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। अब सर इन नोड्यूल्स के अंदर, इन गांठों के अंदर क्या भरा पड़ा है? आखिर इनके अंदर चीज क्या मिल रही है? तो बेटा ये जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो होती हैं, ये जो पुनर्योजन ग्रंथिका जो होती है, ये जो पुनर्योजन ग्रंथिका जो होती है, इनके अंदर होते हैं एंजाइम। इनके अंदर कौन उपस्थित होते हैं गुरु? इसके अंदर क्या मिलते हैं? एंजाइम मिलते हैं। और वो एंजाइम क्या करते हैं सर? काटते हैं और जोड़ते हैं। क्या करेंगे सर? काटेंगे और जोड़ेंगे। यानी यहां का खंड जो है उसको काटेंगे, यहां के खंड को काटेंगे और काटने के बाद आदान प्रदान करेंगे और फिर क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब कौन से होते हैं? जस्ट नाम बता रहा हूं क्या। यहां पर मेनली दो प्रकार के एंजाइम आपने याद रखने हैं। एक का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज या सिंपल एंडोन्यूक्लियेज, और एक है लाइगेज। एक होते हैं एंडोन्यूक्लियस और एक होते हैं लाइगेज। एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं इनका काम होता है काटना और एक्सचेंज करा देना। ये क्या करते हैं सर? काटते हैं, काटना और फिर एक्सचेंज करा देना, काटना और फिर आदान प्रदान करना। ये दो काम करते हैं। पहले काटते हैं, पहले यहां से काटा, इधर से काटा, इसको भी यहां से काटा, काटने के बाद इस खंड को इधर ले गए, इसको इधर ले गए, और फिर उसके बाद काम करता है कौन? लाइगेज। ये क्या करता है? जोड़ता है। ये क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। तो काटने का काम कौन करते हैं? एंडोन्यूक्लियस। और फिर जोड़ने का काम कौन करते हैं? सर लाइगेज। ठीक है सर, लाइगेज लिपिड को काटते हैं। अबे वो लाइगेज नहीं था, वो लाइपेज था। भोंदू, अरे लल्लू लाल कौन है ये? सर लाइगेज लिपिड को काटते। बेटा वो लाइगेज नहीं था, वो लाइपेज था। लिपिड को काटने वाला लाइपेज था। लाइकेज, यहां लाइगेज है, वो लाइपेज था। कहा इतना कंफ्यूजन? हाँ जी। अब बात आ रही है सर ये किया क्यों? सर ये किया क्यों? आखिर इतनी क्या मुसीबत आन पड़ी कि हम यहां पर जीन विनिमय कर रहे हैं, हम यहां पर एक्सचेंज कर रहे हैं। वो एक्सचेंज करने के लिए यहां पर ग्रंथिकाएं बन रही हैं, उन ग्रंथिकाओं में यहां पर एंजाइम हैं जो यहां पर एक्सचेंज कर रहे हैं। एक्सचेंज करने के बाद ये संरचनाएं पैदा हो रही हैं। आखिर ये कर क्यों रहे हैं? क्यों क्रॉसिंग ओवर करते हैं?
आखिर हम क्रॉसिंग ओवर क्यों करते हैं? ये हमने क्रॉसिंग ओवर किया क्यों? अब मैं आपसे पूछता हूं, जस्ट इमेजिन, सोचना, सिंपल सी बात, क्या क्रॉसिंग ओवर अगर नहीं होता, सोचो, अगर ये क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, दिमाग लगाओ, अगर ये क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, मान लो ये क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, ये मान लो हमने क्रॉसिंग ओवर नहीं कराया, ठीक है, यहां का यहां का यहां नहीं गया, जस्ट इमेजिन अगर ये नहीं होता, तो ये मम्मी का गुणसूत्र था, फर्स्ट वाला मम्मी का, फर्स्ट वाला पापा का था ना, एक मम्मी का था, एक पापा का था। अगर यहां पर एक्सचेंज ना होता तो सेम टू सेम अगली पीढ़ी में जाता। सोचो, सोचो, दिमाग लगाओ, अगर यहां पर एक्सचेंज ना होता, यहां पर एक्सचेंज नहीं होता, तो सेम टू सेम ये अगली पीढ़ी में जाता। हां सर। सेम टू सेम मम्मी और पापा के कैरेक्टर आते। हां सर। सेम टू सेम जो मम्मी और पापा के दोनों के लक्षण आते। हां सर। अब अगर दोनों के लक्षण आते, कोई वेरिएशन नहीं आता, तो थोड़ा सा दिमाग लगा, अगर तू इतनी सी चीज समझ पा रहा है कि अगर इवोल्यूशन अगर कराना है, अगर विकास अगर कराना है दोस्त, तो आप मुझे बताइए, विकास कराने के लिए, इवोल्यूशन कराने के लिए क्या आवश्यक है? सोचो, क्या आवश्यकता है? इवोल्यूशन अगर कराना है तो क्या जरूरी है, क्या लाना जरूरी है इवोल्यूशन कराने के लिए? सोचो सर, फिर बच्चा सेम होता, 50% करेक्टर मम्मी के, 50% करेक्टर पापा के, आधे लक्षण मम्मी के, आधे लक्षण पापा के, सीधी सी बात है। अगर यहां पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, ये मम्मी वाला जाता, ये पापा वाला जाता, आधे लक्षण मम्मी के, आधे लक्षण पापा के हैं। अब हम बोल रहे हैं क्या कि अगर हमें इवोल्यूशन कराना है तो हमें किस चीज की आवश्यकता है, क्या पैदा करनी पड़ेंगी? सर चेंजेस। क्या लाने पड़ेंगे? सर चेंजेस, परिवर्तन, विभिन्नताएं, वेरिएशन, ये सारी चीजों की आवश्यकता है। क्या करने के लिए? सर इवोल्यूशन कराने के लिए। सोचो भाई, अगर इवोल्यूशन कराना है, नई नई चीजों का विकास अगर करना है, नई नई चीजों को अगर निर्माण करना है, तो क्या आनी चाहिए? सर विभिन्नताएं आनी चाहिए। और इमेजिन कर, अगर यहां पर एक्सचेंज ना होता, यहां पर जीन विनिमय ना होता, यूं के यूं क्रोमोसोम अगली पीढ़ी में चले जाते, तो सोच, क्या कोई विभिन्नता आ पाती? दिमाग लगाओ, क्या कोई विभिन्नता आ पाती? सोचो, अगर यहां पर एक्सचेंज नहीं होता, अगर यहां पर आदान प्रदान नहीं होता, तो क्या कोई वेरिएशन आ पाता? क्या कोई नया लक्षण पैदा हो पाता? क्या कोई नई तरीके से जीव पैदा हो पाता? नहीं। तो क्या ये क्रॉसिंग ओवर जो है, ये क्या लेकर आ रहा है? सर ये क्रॉसिंग ओवर लेकर आता है, ये क्रॉसिंग ओवर पैदा करता है, ये क्रॉसिंग ओवर उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है गुरु? सर ये क्रॉसिंग ओवर उत्पन्न करता है। मैंने कहा क्या उत्पन्न करता है? आप सीधा बोलेंगे, ये क्रॉसिंग ओवर उत्पन्न करता है चेंजेस, परिवर्तन, वेरिएशन, विभिन्नताएं। इस क्रॉसिंग ओवर कराने से मम्मी का कुछ खंड जो था, मम्मी वाले गुणसूत्र का कुछ खंड पापा वाले पर गया, पापा वाले गुणसूत्र का कुछ खंड मम्मी वाले पर गया। अब यहां पर कई नए लक्षण पैदा होंगे। तो जरा सोच, क्या हम अपने मम्मी पापा के हूबहू कॉपी होते हैं? नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या आती हैं? वेरिएशंस आते हैं, विभिन्नताएं आती हैं, और वो विभिन्नताएं लाने के लिए ये जरूरी है। वो विभिन्नताएं किस प्रक्रिया से आ रही हैं गुरु? इस प्रक्रिया से आती है जिसका नाम होता है क्रॉसिंग ओवर। डन? क्लियर है? चलें आगे। ये चीज याद रखनी थी। ये था हमारा स्थूल पट। तो स्थूल पट से क्या क्या प्रश्न बनेंगे याद रखना। स्थूल पट वो अवस्था होती है, भूल मत जाना, जिसमें क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन विनिमय होता है। स्थूल पट वो अवस्था होती है जिसमें, स्थूल पट वो अवस्था होती है जिसमें जो सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र या युगली या टेट्राड जो जाइगोटीन में बनना स्टार्ट हुआ था, वो स्पष्ट दिखाई देता है। स्थूल पट वो अवस्था है जिसमें जीन विनिमय होता है। असंतति अर्धगुणसूत्रों के बीच में जीन विनिमय होता है। ये जीन विनिमय करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है? ग्रंथिकाएं, गांठ होती है, जिनको हमने क्या बोला है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, पुनर्योजन ग्रंथिका, जिसके अंदर होते हैं एंजाइम्स। ये काटते हैं, एक्सचेंज कराते हैं और जोड़ने का काम करते हैं। क्रॉसिंग ओवर क्यों किया जाता है? ताकि विभिन्नता आएंगी तो ही विकास होएगा, तो ही इवोल्यूशन होएगा। डन?
ये था स्थूल पट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, चौथी अवस्था जो है जिसका नाम है द्विपट, जिसको हमने क्या बोला है, डिप्लोटीन। अब देखिए डिप्लोटीन में क्या होता है, बहुत सीधा सीधा है। डिप्लोटीन में होता है डी सिनेप्सिस। डिप्लोटीन में क्या होता है, डी सिनेप्सिस। सर ये डी सिनेप्सिस का मतलब क्या होता है, आप मुझे बताइए। सिनेप्सिस का मतलब क्या था, जोड़े का बनना। डी सिनेप्सिस का मतलब क्या होगा, कि वो जोड़ा टूटेगा। भाई खुद सोचिए, सिनेप्सिस का मतलब क्या था, असंतति अर्धगुण सूत्र एक दूसरे के पास पास आगे लिपट गए। तो डी सिनेप्सिस क्या आएगा, सर वो एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, अलग हो जाएंगे, अलग होएंगे, है ना। हाँ सर। तो कुल मिलाकर यहां पर द्विपट में, ध्यान से सुनना, इस द्विपट में, चल भाई, इस द्विपट में क्या होता है सर, असंतति अर्धगुण सूत्र एक दूसरे से अलग या पृथक हो जाते हैं या विघटित हो जाते हैं, अलग 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 होना प्रारंभ करते हैं, ये अलग अलग हो जाते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अलग अलग हो जाते हैं, किंतु रुको, पहले पूरी लाइन लिखने दो फिर समझना। क्या, हाँ जी, असंतति अर्धगुण सूत्र एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, किंतु जहां जहां पर जीन विनिमय होता है, जहां जहां पर जीन विनिमय होता है, वहां पर असंतति अर्धगुण सूत्र जुड़े रहते हैं। सर समझ नहीं आया, एक बार आराम से पढ़, एक बार इसको तसल्ली से पढ़, एक बार फिर मैं तेरे को डायग्राम से समझाऊंगा। एक बार पहले इसको पढ़ ले, फिर मैं डायग्राम से बताऊंगा। सर क्या सभी क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर होता है? हाँ मेरे भाई, सभी क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर होता है, लेकिन कुछ जीव हैं जिनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, जैसे नर ड्रोसोफिला, जिसमें एक प्रक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं लिंकेज। डॉग्स और कैट्स में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता? बिल्कुल होता है। अच्छा यार, वो तो दिखने में समान दिखते हैं, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं भैया। तुमने तो बस बाहर से देख लिया, अच्छा बिल्ली, ये भी बिल्ली, बिल्ली बिल्ली, अरे कुत्ता कुत्ता कुत्ता, बहुत सारे कैरेक्टर्स का डिफरेंस मिलता है। हमने सिर्फ बाहर से एक दो लक्षण देख लिया और बोल दिया अरे ये तो सेम टू सेम है। नहीं सर, एनिमल्स में नहीं होता बेटा। जितने भी जनन करने वाले जीव हैं, लैंगिक जनन करने वाले जीव हैं, जिनमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, उन सब में क्रॉसिंग ओवर मिलता है। हाँ जी, ये लाइन एक बार पढ़ो और पढ़ने के बाद सोचो क्या ये लाइन समझ में आ रही, नहीं आ रही? चलो डायग्राम से देखते हैं। मैंने कहा इस बार मैं सफेद और लाल से दिखाता हूं। ये हमारे इस तरीके से ही था ना। ये हमने किस में देखा था सर? ये चीज हमने देखी थी किस में सर? ये जाइगोटीन में देखी। डन, कोई तकलीफ नहीं, आराम से देखता जाना। जाइगोटीन में हमने यही देखा था, सिनेप्सिस हुआ था, कोई तकलीफ नहीं है। जाइगोटीन में असंतति अर्धगुण सूत्र एक दूसरे से लिपट गए। सर ओही कलर लीजिए ना, ओही कलर लीजिए, ए ही कलर ले लेते हैं तो सर हमारा माथा चकरा जाता है। अरे महाराज, बहुत हल्का माथा है तुम्हारा, कलर चेंज करते तुम्हारा कंसेप्ट बिगड़ जाता है। बहुत हल्का माथा है भैया, है? हम ये जानबूझ के ये कलर लिए कि वहां पर थोड़ा सा सिमिलैरिटी थी कलर में, लाल और गुलाबी थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट जो था सेम सेम था, है ना? का महाराज ऐसे करोगे? ओही कलर लीजिए ना, ए ही कलर लेंगे हम तो। चलो, ये था हमारा जाइगोटीन में। हम बोल सकते हैं तो दोनों क्रोमोसोम एक के ऊपर एक होते हैं। हाँ,
इधर से ये गया, इधर से ये गया, ठीक है। इधर से ये क्रोमोसोम 1, इधर से ये, ठीक, एक दूसरे के ऊपर होते हैं। चल, ये था हमारा जाइगोटीन। अब जाइगोटीन के बाद क्या आई थी सर? पैकाइटीन। पैकाइटीन को जरा ध्यान से देखिएगा। पैकाइटीन को जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा किया बच्चे हैं भाई। पैकाइटीन देखिएगा, पैकाइटीन में आपको क्या चीज दिखाई दे रही है? समझने की कोशिश कर रहे हैं? जूम करूं? लो सर, जूम कर दीजिए। आइए देखिए, ये देखिए यहां पर ये क्या था? जाइगोटीन। ये इसकी असंतति अर्धगुणसूत्र, ये सफेद वाली थी, ये लाल वाली थी, एक दूसरे से झप्पी लगा लिए, एक दूसरे से झप्पी पा लिए, ठीक है। अब इधर देख, क्या यहां पर इनके बीच में एक्सचेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है? सफेद वाला कुछ भाग लाल वाली के पास आ गया, लाल वाली का कुछ भाग सफेद वाली के पास आ गया है। हो गया? क्रॉसिंग ओवर दिख रहा है? क्रॉसिंग ओवर दिख रहा है? डन? कोई तकलीफ नहीं है? एक बार जरा कमेंट सेक्शन में थम्स अप का निशान दे दीजिए, हाँ सर यहां तक की चीज क्लियर है। यहां पर पास पास आए और यहां पर एक्सचेंज हो चुका है। डन? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब क्या होएगा सर? जाइगोटीन। अब क्या होएगा गुरु? सॉरी, जाइगोटीन पे अब क्या होएगा? डिप्लोटीन। अब डिप्लोटीन में आराम से, शांति से समझने की कोशिश करना है। हाँ जी, अब एक काम करना, सिर्फ और सिर्फ इतने से भाग को देखना। अच्छा, एक और चीज, लाल वाला है तो लाल वाले का कुछ खंड यहां पर लगा देते, यहां पर लगा देते, यहां पर लगा देते, और सफेद वाले का हाँ जी। इस वाली अवस्था को मैं बीच में से अभी दिखा नहीं रहा हूं, क्यों गुरुजी? रीजन देखिए, ये थी हमारी जाइगोटीन और ये है हमारी डिप्लोटीन। दोनों में क्या डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है? दोनों में क्या डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है? सर ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, क्योंकि मैंने ज्यादा डिफरेंस दिखाया नहीं है। अब देखना क्या डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। बस आराम से देखना। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इस वाले में और इस वाले डायग्राम में जो चीज लिपटी हुई थी अब वो खुल रही है, और खुलते 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 एक एक्स आकृति की संरचना बना रही है, लेकिन अभी भी उस जगह पर अभी भी जुड़ी पड़ी है जहां पर जीन विनिमय हुआ, जहां जीन विनिमय अभी भी वहीं पर जुड़ी हुई है। क्या इतनी सी चीज समझ में आ रही है? क्या कि यहां पर तो ऐसे बस लिपटे हुए हैं, एक दूसरे से लिपटे हुए बिल्कुल ऐसे हैं यहां वाले में, लेकिन यहां वाले में क्या हो रहा है सर? खुल रहे हैं। ऐसे लिपटे हुए थे और ऐसे खुल रहे हैं, और जब वो खुलेंगे एक दूसरे से दूर जाएंगे
तो जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहां पर अभी भी जुड़े हुए हैं, वहां से जब वो दूर जाएंगे तो एक एक्स ऐसे लिपटे हुए थे, ऐसे लिपटे हुए थे, और जब वो दूर जाएंगे खुलेंगे तो एक एक्स आकृति की संरचना बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुनीत मन तो ऐसा कर रहा है ना, ऐसा चांटा लगा दूं मैं तेरे। कह रहा अच्छी ड्राइंग बनाओ। तो यहां पर ड्राइंग क्लासेस में इसका नंबर नोट करना, ये कल भी स्पैम कर रहा था, नंबर नोट करना इसका। तो यहां पर ड्राइंग क्लासेस में है घोंचू लाल, है हाँ जी। ऐसे पता नहीं क्या है यार, इनके दिमाग में ना कीड़ा ही है, इनके भोंदू हैं बिल्कुल ये एक नंबर के ही। बस देख लिया स्टार्टिंग में यूट्यूब पर, डॉक्टर बनूंगा डॉक्टर बनूंगा डॉक्टर बनूंगा। कंपाउंडर बनने लायक नहीं हो तुम, हकीकत ये है। हाँ जी सोचो यहां से, अब बता इसमें और कौन सी ड्राइंग लाऊं मैं, यहां पर कौन सी ड्राइंग चाहिए, इससे ज्यादा बेटर और क्या होएगा डायग्राम। यहां पर तेरे को लिपटे हुए दिखाई दे रहे, यहां पर खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये खुलेगा तो यहां पर हमने क्या लाइन लिखी है कि असंतति अर्धगुण सूत्र एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। भैया यहां से ये वाला और ये वाला एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। लेकिन जहां जहां पर जीन विनिमय होता है वहां पर असंतति अर्धगुण सूत्र अभी भी जुड़े हुए हैं। जहां पर जीन विनिमय हुआ वहां पर अभी भी जुड़े हुए हैं। डन। जैसे चेन नहीं होती हमारे, चेन होती है हमारे बैग में, चेन होती है उसी तरीके हमारे जीन्स में चेन होती है। एक जीन्स है वो खुल रही है, जीन्स की चेन जो है वो खुल रही है। ठीक है जी, चलें आगे। अब इधर देखिएगा, जब ये एक दूसरे से जहां जहां पर जुड़े होते हैं, जहां पर जुड़े होते हैं वहां पर एक एक्स आकृति की संरचना दिखाई देती। क्या? एक एक्स आकार की संरचना बनती है। क्या बनती है? एक एक्स आकृति की संरचना बनती है। ये जो एक्स आकृति की संरचना जो यहां पर बन रही है, ये जो एक्स आकृति की स्ट्रक्चर जो आपको यहां पर दिखाई दे रही है, ये एक्स आकृति की स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो एक्स इस तरीके से स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, ये पूरी की पूरी एक्स, ये पूरी की पूरी एक्स, ये एक्स, ये एक्स दिख रही है। ये एक्स आकृति की जो संरचना आपको यहां पर दिखाई दे रही है, इनको बोला जाता है, जिन्हें काइज़मेटा कहा जाता है, जिन्हें काइज़मेटा कहा जाता है। तो भूल मत जाना, एक एक्स आकृति की संरचना यहां पर बनती है और इन एक्स आकृति की संरचनाओं को क्या कहा जाता है? काइज़मेटा कहा जाता है। तो आपसे कोई पूछे काइज़मेटा कब बनते हैं, काइज़मेटा का निर्माण कब होता है, तो याद रखना ये जो डिप्लोटीन अवस्था जो होती है जिसमें डी सिनेप्सिस होता है और क्या बनता है? काइज़मेटा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? काइज़मेटा का निर्माण होता है। किसमें? डिप्लोटीन अवस्था में। ठीक है जी। सर हिंदी में क्या बोला जाता है? काइज़मेटा कहा जाता है। इंग्लिश में काइज़मेटा, हिंदी में बोला जाता है काइज़मेटा। मैं दिखा देता हूं, यहां पर लिखा हुआ है, तुम थोड़ा सा भी ये नहीं कि हम थोड़ा सा हम पढ़ लें, लेकिन हमारा मन नहीं करता कि हम थोड़ी सी एनसीईआरटी को एक बार पढ़कर आ जाएं। सर हिंदी में क्या कहा जाता है? सर हिंदी में भी काइज़मेटा कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में भी काइज़मेटा कहा जाता है, इंग्लिश में काइज़मेटा कहा जाता है। ठीक, डन। तो ये किसमें होता है गुरु? ये होता है हमारे डिप्लोटीन अवस्था में होता है। आखिरी अवस्था जो है जिसका नाम है पारगतिक्रम। एक बार पहले मेरे को पढ़ाने देना, फिर उसके बाद जो भी डाउट है वो पूछना। डाया
काइनेसिस। पहले तो इस सर क्या ये एंजाइम से जुड़े होते हैं? नहीं, एंजाइम से नहीं जुड़े होते हैं दोस्त। हाँ जी, पारगति क्रम। क्या इस वर्ड में कहीं गति वर्ड आ रहा है? गति, गति, गमन। गमन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, सबसे पहला बिंदु, क्या ये प्रोफेज 1 की आखिरी अवस्था है? हाँ, सीधी सी बात है, ये पूर्वावस्था 1 की आखिरी अवस्था है। हाँ जी, और इसके बाद कौन आ जाएगी? इस अवस्था के बाद कौन आ जाएगी? हाँ जी, इस अवस्था के बाद कौन आएगी? सोचो, इस अवस्था के बाद में कौन आएगी? दिमाग लगाइए जल्दी से। इस अवस्था के बाद में कौन आ जाएगी? डायाकाइनेसिस के बाद कौन आ जाएगा? सारा कह रही है सर माइटोसिस सेकंड आएगा। अपने ही गाल पर दोनों जगह पर 2 तमाचे लगाओ, 2 इधर 2 इधर। ठीक है सारा, दोनों जगह पर, दोनों जगह पर 2 इधर लगाओ, 2 एक ऊपर लगाओ, एक इधर लगाओ, एक इधर लगाओ, एक इधर, टोटल 4 लपाड़े लगाओ। सर माइटोसिस सेकंड आएगी। कौन सी दुनिया में जी रही हो बेटा? माइटोसिस सेकंड। चलो मियोसिस सेकंड बोलते तो मानते, माइटोसिस सेकंड अजी हमने तो आज तक सुनी नहीं माइटोसिस सेकंड। चलो मियोसिस सेकंड, लेकिन मियोसिस सेकंड अभी कहां से आ जाएगी? अभी तो प्रोफेज 1 आई है। प्रोफेज 1 के बाद कौन आएगी? मेटाफेज 1 आएगी। भोंदुओं, एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं आ रहा है। क्या यार, कैसे बुड़बक है यार ये है? अरे प्रोफेज 1 जिसकी 5 अवस्थाएं थी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। ठीक, अब जरा सोच, डायाकाइनेसिस के बाद क्या आएगी? सर मेटाफेज 1 आएगी। मेटाफेज 2, बताओ हद है। क्या आएगी? मेटाफेज 1 आएगी। तो अब आप मुझे बताइए, प्रोफेज 1 से मेटाफेज 1 के बीच में गति करने वाली, ट्रांजिशन करने वाली अवस्था का नाम क्या है? सिर्फ सोचने से नहीं होएगा। शहर में नीट की तैयारी कर लेता हूं, मेरा हो जाएगा। पढ़ना भी पड़ता है उसके लिए, और बहुत डिटेल में है चीजें। जल्दी से मुझे बताओ। सर ये तो आपने अभी बताया, बावला तो नहीं है। अभी तेरे को प्रोफेज 1 की ये 5 अवस्थाएं बोली हैं, और इस डायग्राम में तेरे को प्रोफेज 1 के बाद क्या दिख रहा है? मेटाफेज 1 दिख रहा है। इतना सा दिमाग नहीं लगा सकता। सोच, ये डायाकाइनेसिस किसके बीच में मिल रही है? सर प्रोफेज 1 और मेटाफेज 1 के बीच का ट्रांजिशन जो है, गति जो होने वाली है इसके और इसके बीच में, वो किसके द्वारा होती है? डायाकाइनेसिस। यानी डायाकाइनेसिस प्रोफेज 1 की अंतिम अवस्था और मेटाफेज 1 से पहले की अवस्था। खत्म, इतनी सी बात थी। तो इसीलिए हमने इस अवस्था को क्या नाम दिया है? पारगति क्रम बोला है, क्योंकि ये पूर्व अवस्था 1 की आखिरी अवस्था होती है, जिसके बाद मेटाफेज 1 प्रारंभ होता है। इतनी सी बात थी। क्लियर है? डन? नहीं दिखती आस्था सिंह? हाँ जी, यहां तक की बात समझ में आ गई। यहां तक की ये वाला बिंदु समझ में? प्रोफेज 1 की आखिरी अवस्था होती है, जिसके बाद मेटाफेज 1 प्रारंभ होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्या बोला हमने यहां पर? इस अवस्था में जरा ध्यान से सुनना, कायजमेटा का उपांति भवन होता है। क्या बोला हमने? कायजमेटा का उपांति भवन होता है। सर अब ये उपांति भवन क्या है? अंग्रेजी में बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायजमेटा। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायजमेटा। सर इसका मतलब क्या है? कि ये जो संरचना जो आपने यहां पर देखी, ये जो स्ट्रक्चर जो आपने यहां पर देखी, इस स्ट्रक्चर में
ये क्या हुआ? नहीं, कुछ गड़बड़ी हो रही है। हाँ चल, ये जो स्ट्रक्चर जो आपने देखी, इस स्ट्रक्चर के बाद में ठीक है, इसको हम डिप्लोटीन को यहां पर बना देते हैं। इस स्ट्रक्चर के बाद में क्या आएगा? डिप्लोटीन के बाद क्या आएगा? डायाकाइनेसिस आएगा। और इस डायाकाइनेसिस में इतनी सी बात बस समझनी है कि ये अगर हमारा ये कंडीशन है तो ये कंडीशन पहुंच रही है, बस इतनी सी बात। जरा सोचिए, वो काइजमेटा लाइक स्ट्रक्चर, जो एक्स आकृति वाली जो संरचना जो थी काइजमेटा, क्या वो किनारे पर पहुंच गई है? टर्मिनल पोर्शन पर पहुंच गई है? सोचो, जाइगोटीन के बीच में हमारा जो पेकाइटीन था वो आपने देख लिया था, वहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था। इसके बाद में डिप्लोटीन और अब है डायाकाइनेसिस। क्या यहां पर जो काइजमेटा जो था, क्या वो किनारे पर पहुंच गया है? क्या वो यहां पर किनारे पर किनारे पर किनारे पर किनारे पर किनारे पर किनारे पर क्या पहुंच गया है? काइजमेटा। यानी काइजमेटा का क्या हो रहा है? उपांति भवन। यानी काइजमेटा जो है, यानी वो जो एक्स आकृति वाली जो संरचना है, वो अंत में पहुंच गई है, बिल्कुल अंतिम भाग में पहुंच गई है, उपांति भवन हो गया है, बिल्कुल एंड पर पहुंच गई है एक्स आकृति की संरचना। अब इसके बाद क्या होएगा? दोनों समजात गुणसूत्र अलग हो जाएंगे। दोनों समजात गुणसूत्र अलग हो जाएंगे। तो जरा सोचिए, इन तीन बिंदुओं में मैंने क्या क्या चीज बताई? इन तीन बिंदुओं में मैंने ये बताया कि भैया डायाकाइनेसिस जो है उसमें पारगति क्रम आ रहा है, यानी ये अवस्था जो है ये एक तरीके से गतिशील अवस्था है। किसके बीच की? किसके बीच में गति करा रही है? एक जगह से दूसरी जगह के बीच में आ रही है, गति करा रही है। किसकी? पूर्वावस्था 1 और मध्यावस्था 1 के बीच की अवस्था हो गई। क्यों? क्योंकि पूर्वावस्था 1 की आखिरी अवस्था होती है, इसके बाद में ट्रांजिशन होता है। किस में बदलती है अवस्था? मेटाफेज 1 में बदलती है। फिर हमने बोला इसमें काइजमेटा का क्या हो रहा है सर? उपांति भवन हो रहा है। यानी काइजमेटा कहां पर पहुंच गया है सर? काइजमेटा जो है वो कहां पर पहुंच गया? बिल्कुल एंड पॉइंट पर पहुंच गया है। बालक कह रहे सर आपने यहां पर क्रॉसिंग ओवर नहीं दिखा है। यार इतना तो खुद भी समझ सकता है ना। ले मेरे भाई, ये ले राजी, ठीक है, ओके डन, ओके। और समजात गुणसूत्र उपांति भवन जब हो जाएगा, लास्ट में जब पहुंच जाएगा, उसके बाद फाइनली दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। दोनों समजात गुणसूत्र एक दूसरे क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। डन 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 डन, क्लियर है? चलें आगे। और क्या होएगा सर? ये तो 3 बिंदु हैं। चौथा बिंदु ध्यान से सुनना, चौथा बिंदु ध्यान से सुनिएगा। क्या? देखिए, ये एक कोशिका जिसके अंदर पूर्वावस्था 1 की, पूर्वावस्था प्रोफेज 1 की हमने लेप्टोटीन करा दी, हमने जाइगोटीन कराई दी, हमने पैकाइटीन करा दी, हमने डिप्लोटीन करा दी है, ठीक है। क्या इन 4 अवस्थाओं में कहीं केंद्रक आवरण जो था क्या वो विलुप्त हुआ था? क्या तारक केंद्र ध्रुवों पर पहुंचे थे? क्या कोशिकांग दिखना बंद हो गए थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन याद करो माइटोसिस की प्रोफेज में क्या क्या हुआ था सर? माइटोसिस की प्रोफेज में, माइटोसिस की याद कर, माइटोसिस की प्रोफेज के अंदर क्या हुआ था सर? केंद्रक आवरण क्या हो गया था? विघटित हो गया था। हाँ सर। और केंद्रिका, अंतःप्रेद्रव्य जालिका और आपके
गोल्जी का ये विलुप्त हो गए थे या दिखाई देना बंद हो गए थे। हाँ सर, ये दिखाई देना बंद हो गए थे। तो और कारक केंद्र कहां पहुंच गए थे? ध्रुवों पर। वो सारी चीजें अब कहां पर होंगी सर? वो सारी चीजें होंगी डायाकाइनेसिस में। यानी वहां पर जो प्रोफेज जो हमने माइटोसिस में देखी थी, जो जो चीजें देखी थी, वो सारी की सारी कहां पर होंगी? डायाकाइनेसिस में होंगी। यानी क्या क्या होएगा गुरु यहां पर? केंद्रक आवरण विघटित हो जाएगा, केंद्रिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी दिखाई देना बंद हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे, और तारक केंद्र ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे। ये सारी चीज किसमें होंगी? ये सब कुछ होएगा किसमें? पारगति क्रम में। यानी ये सारी चीजें जो हमने प्रोफेज में देखी थी माइटोसिस की, वो सारी चीजें यहां पर किसमें हो रही है? प्रोफेज 1 की लास्ट अवस्था में हो रही है। कौन सी? पारगति क्रम में हो रही है। डन। फाइनली अब मुझे बताइए, ये जो सेल जो है, ये सेल में दिमाग लगाइए, गुणसूत्र ये हमारा क्या हो जाएगा सर? ये केंद्र का आवरण क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तारक केंद्र कहां पर पहुंच जाएंगे सर? ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे। तर्कु तंतु निकालना स्टार्ट कर देंगे। और इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जो गुणसूत्र मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या दिख रहा है? जूम कर देते हैं ताकि ये चीज क्लियर हो जाए। हाँ जी, समझ में आ रहा है क्या दिख रहा है? आपको एक्सचेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है गुणसूत्रों के बीच में। यहां पर एक्सचेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है गुणसूत्रों के बीच में। क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। क्या हो चुका है सर? क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर, यहां का सेगमेंट इधर चला गया, यहां का सेगमेंट इधर चला गया। अब ये गुणसूत्र कोशिका द्रव्य में फैल चुके हैं। ये गुणसूत्र कोशिका द्रव्य में फैल चुके हैं। अब क्या करना चाहिए? जरा दिमाग लगाओ। ये हो चुका है क्या कि भैया वापस से सुन ले, पूर्वावस्था 1 की आखिरी अवस्था होती है, इसके बाद में ट्रांजिशन होता है, किसमें आती है? मेटाफेज 1 में आती है ये अवस्था। कायज मेटा जो है बिल्कुल टर्मिनल पोर्शन पर पहुंच जाते हैं, बिल्कुल अंत पर पहुंच जाते हैं। फाइनली दोनों समजात गुणसूत्र क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। जनाब ये अलग हो गए, ये और ये एक दूसरे से क्या हो गए गुरु? अलग हो चुके हैं। अलग होने के बाद केंद्र का आवरण विघटित हो जाएगा, केंद्रिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी का है वो दिखाई देना बंद हो जाएंगे। तारक केंद्र ध्रुवों पर पहुंच गए हैं, तारक केंद्र ध्रुवों पर पहुंच चुके हैं। ये हमारे तारक केंद्र हैं जो कहां पर पहुंच गए हैं गुरु? ध्रुवों पर पहुंच गए हैं। और तर्कु तंतु निकालना इन्होंने क्या कर दिया है? स्टार्ट कर दिया है। यहां पर कंप्लीट होती है प्रोफेज 1। यहां पर कंप्लीट होती है, क्या कंप्लीट हो जाती है? प्रोफेज 1 जो है यहां पर क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद क्या आएगी? मेटाफेज 1 आएगी। इसके बाद क्या आएगी? मेटाफेज 1 आएगी। हाँ, अभी बता रहा हूं मिडिल प्लेट में आ जाता है क्रोमोसोम। अभी बता रहा हूं मिडिल प्लेट में आ जाता है। सर अगर अर्धसूत्री में जीन विनिमय मम्मी पापा के गुणसूत्र में होता है तो, लेकिन ये मियोसिस तो युग्मक बनाने के लिए पापा के शरीर में और मम्मी के शरीर में अलग अलग होता है ना,
फिर जीन विनिमय किसके बीच में होएगा? मेरे भाई एक बात मुझे बता, कौन है ये? कार्तिक गोयनका। कार्तिक गोयनका कह रहे हैं सर ये जीन विनिमय में आपने बोला एक मम्मी का गुणसूत्र और एक पापा का गुणसूत्र जो है उनके बीच में हो रहा है, लेकिन जीन विनिमय तो आपके अंदर हो रहा है। मेरे एक बात बता कार्तिक, मेरा निर्माण किससे हुआ? मेरा निर्माण किससे हुआ? या तुम्हारा निर्माण किससे हुआ? चलो मेरा बताओ कार्तिक गोयनका जी, आप हमें बताइए मेरा निर्माण किससे हुआ? कि भगवान ने ऊपर से प्रसाद भेजा, जा बेटा जा, है? अरे भैया मेरा निर्माण भी वैसे हुआ जैसे हम सबका निर्माण हुआ है। मेरा निर्माण मेरे मम्मी पापा से हुआ है। पापा के शुक्राणुओं के अंदर 23 गुणसूत्र, मम्मी के अंडाणु के अंदर 23 गुणसूत्र, दोनों मिलकर कितने हो गए? 46। यानी मेरे अंदर क्रोमोसोम 1 जो है एक मम्मी से आया एक पापा से आया, आ गया। अब मेरा शरीर डिप्लॉयड है, ठीक है, मेरे शरीर की कोशिका द्विगुणित है, हाँ सर। अब मुझे अगर युग्मक उत्पन्न करना है, युग्मक अगर उत्पन्न करना है, मेरी उस 46 गुणसूत्र जिसमें से 23 मम्मी के 23 पापा के हैं, उसमें से क्रोमोसोम 1 जो एक मम्मी का था एक पापा का था मेरी उस कोशिका में, उनके बीच में क्या हो रहा है? जीन विनिमय हो रहा है। डन? ठीक है जी। कौन है यार? सर माइटोटिक डिवीजन के एग्जाम्पल लिखा दीजिए कि किन किन जीवों में माइटोटिक डिवीजन मिलता है। मेरी मां, क्या भोंदुओं की फौज बना दी है इस बैच में। कौन है ये? अजीत सिंह। सर माइटोटिक डिवीजन कौन से जीवों में मिलता है? प्लीज उनके एग्जाम्पल लिखा दीजिए भाई। एक ये अलग ही यार क्लास में अलग ही यहां पर 2-3 बच्चे हैं, कुछ मतलब 2-3 ही हैं जिनका काम जो है रिपीटेटिवली फालतू के कमेंट करना, फालतू की चीजें करना, क्लास को डिस्टर्ब करना, टीचर को डाइवर्ट करना, गुस्सा दिलाना, बिना फालतू के अननेसेसरी अनवांटेड मैसेजेस करना। स्पेशली ये बच्चा, इसका नाम है रिंकू मेहरा। हाँ जी बेटा, माइटोसिस के एग्जाम्पल क्या बताऊं? मेरे शरीर में माइटोसिस हो रहा है, क्या करने के लिए? शरीर की वृद्धि करने के लिए, मरम्मत करने के लिए, शरीर की कोशिकाओं की वृद्धि करने के लिए। मियोटिक डिवीजन पूछ के मियोसिस किसमें होएगा? उनमें होएगा जो लैंगिक जनन करेंगे, लैंगिक जनन करेंगे। हाँ जी ठीक है। आइए अब क्या आएगी सर? मेटाफेज सेकंड आएगी। इसके बाद में कौन सी अवस्था आएगी? मेटाफेज सेकंड आएगी। इसके बाद में अगली जो अवस्था आएगी वो कौन सी आएगी? मेटाफेज फर्स्ट आएगी। कौन सी अवस्था आएगी? मेटाफेज फर्स्ट स्टेज आएगी। कौन सी आएगी? मेटाफेज फर्स्ट स्टेज आएगी। ठीक है, अब देखिएगा मेटाफेज फर्स्ट में क्या होएगा। सारे के सारे गुणसूत्र एक रेखा में इकट्ठे हो जाएंगे या दो प्लेट पर, दो रेखा पर, दो तल पर एकत्रित होंगे। सोचो, एक चीज अभी मैं नोट डालकर लिखवाऊंगा डिप्लोटीन की सबसे लंबी अवस्था होती है, अभी बताऊंगा। हाँ जी, तो देवेंद्र कुमार पुराने से पढ़ ले, गुस्सा मत दिलाया कर बिना फालतू में क्लास में आकर उल्टे सीधे कमेंट करके स्पैम कर रहा है बिना फालतू के। तुम्हारे हाथ में ना बस वो है और तुम वहीं पीछे पीछे से बैठ के वहां पर बस स्पैम करते रहते हो। जिस दिन सामने आ गए ना, गाल पे ऐसा लगा देंगे ना तुम्हारे, जो जिंदगी भर नहीं भूलोगे कि पढ़ाई कैसे की जाती है। बिना फालतू के अननेसेसरी अनवांटेड मैसेज। पिछले साल तो आपने इन फेजेज को बहुत टाइम लगाया था। पिछले साल ये चैप्टर 8 लेक्चर में हो गया था, इस बार ये 9th लेक्चर है, अब बोल। मूर्खता की एक हद होती है, बिना फालतू का मैसेज यार। कोई लॉजिक है ये चीजें लिखने का? हाँ जी, मेटाफेज 1 में समजात गुणसूत्र जो हैं वो दो प्लेट पर या दो तल पर एकत्रित हो जाते हैं। क्या? समजात गुणसूत्र दो तल पर एकत्रित हो जाते हैं।
कितने तल पर एकत्रित हो जाते हैं? 2 तल पर एकत्रित हो जाते हैं। कुछ इस तरीके से ये जो हमने डायग्राम देखा था। अब इसके बाद में क्या होएगा सर? इसके बाद में ये इस तरीके से दो तल पर क्या हो जाएंगे? एकत्रित हो जाएंगे। बोलिए, यहां तक की बात समझ में आ गई है? यहां तक की बात। एक बच्चा है नौशाद अंसारी, इसका ना बैच जो है ब्लॉक मत करना, ठीक है? इसको इसके कमेंट्स ब्लॉक कर देना, मेरे को नहीं दिखने चाहिए इसके कमेंट्स। हाँ जी, क्या यहां पर 2 तल दिखाई दे रहे हैं? एक ये रहा, एक ये रहा। लेकिन हमने क्या देखा था? याद करिए, हमने जो माइटोसिस की प्रोफेज देखी थी, कौन सी? माइटोसिस की जो मेटाफेज देखी थी, उसमें सारे के सारे गुणसूत्र एक रेखा पर, एक तल पर, एक प्लेट पर एकत्रित हुए थे। याद करिए, एक बालक अभी अभी बार बार कह रहा था, सर यहां पर ये लिखा हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा कि सर ये प्लेट 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 प्लेट, अभी कुछ लिखा था उसने। सर अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता तो शरीर भी 50-50% होता जायगोट का। 50% लक्षण मम्मी के, 50% लक्षण पापा के होते, किसमें? जायगोट में, अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। क्या ऐसा होता है? हाँ, एक जीव होता है जिसके अंदर होता है, जिसका नाम होता है नर ड्रोसोफिला, जिसके अंदर कंप्लीट लिंकेज पाया जाता है। चल, जो भी था, मतलब क्या लिखने वाली चीज जो थी वो ये था कि इस अवस्था में अगर हम देखते हैं तो सारे के सारे गुणसूत्र जो है वो एक रेखा में, एक प्लेट पर, एक मिडिल प्लेट पर एकत्रित नहीं हो रहे हैं। कितनी प्लेट बन रही हैं? ये कितने तल बन रहे हैं? कितनी लाइनें हैं? सर 2 रेखाओं में एकत्रित हो रहे। कौन? समजात गुणसूत्र। ये 1 है तो ये 1 है, ये 2 है तो ये 2 है। इस तरीके से 2 तल पर एकत्रित हो रहे हैं। ठीक है, ये किसमें है? सर ये मेटाफेज 2 में है। ठीक है जी। अब क्या होएगा सर? दिमाग लगाओ। एक गुणसूत्र से क्या विपरीत ध्रुवों के तर्कु तंतु जुड़ते हैं या एक ही ध्रुव से आया हुआ तर्कु तंतु जुड़ता है? हाँ जी सर, न्यूनकारी विभाजन क्या होता है? बेटा स्टार्टिंग में बता दिया था अर्धसूत्रीय विभाजन में। अर्धसूत्रीय विभाजन को न्यूनकारी विभाजन बोलते हैं। न्यून का मतलब क्या होता है? कम होना। और कम किस में होता है? अर्धसूत्रीय विभाजन में होता है। हाँ जी, एक गुणसूत्र से केवल एक ध्रुव से आया हुआ तर्कु तंतु जुड़ता है। किससे? ये वाली कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो कंडीशन कुछ इस तरीके से होगी। ये हमने पहले भी देखा था इस चैप्टर में कि मान लो अगर ये तारक केंद्र है तो यहां से केवल ये और ये, इधर से ये, इधर से ये, खत्म। यानी एक गुणसूत्र से केवल एक ही तर्कु तंतु जुड़ रहा है जो एक ध्रुव से आया हुआ है। इस गुणसूत्र से यहां से केवल आया हुआ तर्कु तंतु जुड़ रहा है, यहां से विपरीत ध्रुव से आया हुआ तर्कु तंतु नहीं जुड़ता। अब याद कर, माइटोसिस में हमने क्या पढ़ा था कि एक गुणसूत्र के 2 काइनेटोकोर थे और प्रत्येक काइनेटोकोर से विपरीत ध्रुवों से आने वाले तर्कु तंतु जुड़ रहे थे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, एक गुणसूत्र से केवल एक ध्रुव से आया हुआ तर्कु तंतु जुड़ता है।
सर मेटाफेज 1 होगा ना बेटा, मैंने मेटाफेज 1 ही लिखा है यहां पर। हाँ जी सर मेटापेज होगा, मेटापेज नहीं होएगा, मेटाफेज होएगा। क्लियर है, डन। इतना सही है किसमें, मेटाफेज 1 में। नेक्स्ट इज एनाफेज 1। एनाफेज 1 यानी पश्चावस्था 1। अब पश्चावस्था 1 में क्या होएगा देखिएगा यहां पर। पश्चावस्था 1 में सोच समझकर मुझे बताइएगा, दिमाग लगाइएगा यहां पर। क्या पूरा का पूरा गुणसूत्र उठाकर ले जाया जा रहा है या नहीं ले जाया जा रहा? क्या पूरा का पूरा गुणसूत्र उठाकर ले जाया जा रहा है या नहीं ले जाया जा रहा? क्या पूरा का पूरा गुणसूत्र उठाकर ले जाया जा रहा है या नहीं ले जाया जा रहा? तो हमने एनाफेज 1 में गुणसूत्र की संख्या को कम कर दिया। सर कैसे? सोचो, यही कंडीशन थी। सोचो, ये एनाफेज सॉरी ये मेटाफेज 1 होगा, यहां पर एनाफेज 1 होगा। ये हमारा क्या था, ये था हमारा डायाकाइनेसिस प्रोफेज 1 का, प्रोफेज 1 का डायाकाइनेसिस था। ठीक है जी। तो यहां पर किसको हमने सेपरेट कर दिया? सर गुणसूत्रों को सेपरेट कर दिया। क्या गुणसूत्र बिंदु टूटा? क्या गुणसूत्र टूटा? नहीं, पूरा का पूरा गुणसूत्र कहां पर ले जाया जा रहा है? सर विपरीत ध्रुवों पर ले जाया जा रहा है। पूर्ण गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर या पूर्ण गुणसूत्र ध्रुवों पर ले जाया जाता है। क्या गुणसूत्र बिंदु टूटता है? नहीं सर, गुणसूत्र बिंदु नहीं टूटता। जल्दी से मुझे बताइए, अगर एनाफेज 1 ना होती, सोच, अगर ये एनाफेज 1 ना होती, सोचना, अगर ये एनाफेज 1 ना होती तो क्या अगुणिता आती? सोच, अभी भी ये कोशिका जो है ये द्विगुणित है। सुनो 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 सुनो, आराम से सुनना। जिग्नेश गहलोत पढ़ लो यहां पर ये जो कोशिका जो है, ये जो कोशिका है अभी भी द्विगुणित है या नहीं है? ये कोशिका अभी भी आपको द्विगुणित, कोई एनसीईआरटी कसरत नहीं है पिंटू यादव यहां पर। क्या यहां पर अगर इस कोशिका को मैं देखूं तो ये द्विगुणित है? हाँ सर। एक सेट, दूसरा सेट, 2 सेट है। हाँ सर। सर सेट तो यहां पर भी 2 है। मैंने कहा बिल्कुल सेट तो 2 है, एनाफेज 1 में भी सेट तो 2 ही है, 2 ही है। एक 1 1 2 2। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर एनाफेज 1 ना होती, एनाफेज 1 ना होती तो क्या अगुणिता, क्योंकि इसके बाद में तो फिर फाइनली क्या हो जाएगा सर, बाद में केंद्र का आवरण बन जाएगा। इस तरीके से केंद्र का आवरण बन जाएगा, फिर कैरियोकाइनेसिस होने के बाद फिर साइटोकाइनेसिस होएगा, तो ये कोशिका जो बनेगी अगुणित हो गई, ये कोशिका अगुणित हो गई। तो अगुणिता लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी अवस्था है, ये कह रहा हूं मैं। अगर अगुणिता लानी है, अगर अगुणिता लानी है, सोचिए चतुर्थ गुणित है। हाँ सर, यहां पर अगर इन गुणसूत्रों को इधर ले गया, इन गुणसूत्रों को इधर ले गया, फाइनली बाद में क्या हो जाएगा, कोशिका कोशिका बन जाएगी, केंद्र का आवरण बन जाएगा, 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। तो ये कोशिका कैसी होगी, अगुणित। ये कोशिका कैसी होगी, अगुणित। तो अगुणिता अगर लानी है तो कौन सी अवस्था जिम्मेदार थी? तो याद रखना, भूल मत जाना। आपने याद करिए, जब वहां पर माइटोसिस में एनाफेज लिखा था तो आपने क्या बोला था? माइटोसिस में एनाफेज जो थी वो द्विगुणिता से चतुर्थ गुणिता ला रही थी, लेकिन यहां पर ये जो एनाफेज है ये द्विगुणिता से अगुणिता लाती है। भूल मत जाना, डिफरेंस है वहां की एनाफेज में, माइटोसिस की एनाफेज में, और यहां की एनाफेज में दिन रात का अंतर है। क्या कि ये अवस्था अगुणिता लाती है। अब जो पढ़ रहे हैं उनको समझ में आएगा, जो नहीं पढ़ रहे हैं तुम
कुछ भी करो, अब जो पढ़ रहे हैं उनको समझ में आएगा, जो सीरियस होकर पढ़ रहे हैं। जो सीरियस होकर नहीं पढ़ रहे, मैं कभी कभी तुम्हारी बातों से डाइवर्ट हो रहा हूं और मैं सोचता हूं कि ना ही हूं, क्योंकि पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनका लॉस होएगा। जो सीरियसली पढ़ने आए हैं उनका लॉस होता है। क्यों? क्योंकि टीचर जब बार बार डाइवर्ट होता है तो बच्चे की भी पढ़ाई जो है उसका फोकस टूटता है। लेकिन कुछ ऐसे मूर्ख है ना हमारी क्लास में, कुछ ऐसे मूर्ख आ जाते हैं हमारी क्लास में जिनका काम ही यही होता है, जिनका काम ही यही होता है ये करना, क्लास को बार बार स्पैम करना, बार बार डाइवर्ट करना, फालतू की चीज करना क्लास में, क्योंकि उनको तो लाइफ में कुछ करना नहीं है और दूसरे का अगर भला हो जाए तो वो दिखाई नहीं देना, ये है उनका काम। सर क्या एनाफेज जो माइटोसिस में एनाफेज थी, हमने उसमें क्या पढ़ा था याद करो। माइटोसिस की एनाफेज में हमने 2n से 4n कंडीशन देखी थी। हां सर, सोचो माइटोसिस जो था, उस माइटोसिस की एनाफेज जो थी, उस एनाफेज में हमने 2n से 4n कंडीशन होते हुए देखी थी कुछ समय के लिए। हां जी, लेकिन यहां पर मियोसिस 1 की एनाफेज 1 में हम 2n से n कंडीशन अगर लानी है, हैप्लॉइडी लेवल अगर लाना है, अगुणिता लानी है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एनाफेज 1 है। यानी देखो एनाफेज में जब हम कोशिका को देखेंगे तो दिखेगी वो अभी भी 2n कि एक सेट ये रहा, एक सेट ये रहा, बिल्कुल है 2n, लेकिन n लाने के लिए जिम्मेदार कौन सी थी? ये एनाफेज। अगर एनाफेज नहीं होती, सोच एनाफेज अगर नहीं होती तो उसके बाद में ये कंडीशन जो होने वाली है वो अगुणिता अगर लानी है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एनाफेज। अगर ये नहीं होती तो अगुणिता नहीं आ पाती। ये थी एनाफेज। खत्म, इतनी सी बात है। तो ये अवस्था अगुणिता लाती है, भूल मत जाना। लास्ट में है टीलोफेज 1 और टीलोफेज 1 के अंदर यानी अंत्यावस्था 1 के अंदर सेम टू सेम काम होएगा, सेम लाइक माइटोसिस, सेम टू सेम जैसे माइटोसिस में था। अब आप बताइए माइटोसिस में टीलोफेज में क्या हुआ था? सर केंद्रक आवरण आ गया था, सर केंद्रक आवरण आ गया था, सर केंद्रिका आ गई थी, सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया था, सर गोल्जी बॉडी आ गया था, गुणसूत्रों की पृथक पहचान जो थी वो समाप्त हो गई थी। गुणसूत्रों की पृथक पहचान समाप्त हो जाएगी, गुणसूत्रों की पहचान समाप्त हो जाएगी, क्रोमेटिन जाल बन जाएगा। ठीक है, वही की वही सारी चीजें यहां पर भी होंगी, वही की वही सारी चीजें यहां पर भी होंगी, बस फर्क इतना सा होएगा, इतना सा फर्क होएगा कि यहां पर जो केंद्रक बनेंगे, 2 केंद्रक जो बनेंगे, उन केंद्रकों के अंदर पूर्ण गुणसूत्र है कि अर्ध गुणसूत्र है? सर पूर्ण गुणसूत्र है। उन केंद्रकों के अंदर जो क्रोमोसोम है, जो गुणसूत्र है, क्या वो जीन विनिमय वाले हैं कि नॉन जीन विनिमय वाले हैं? सर जीन विनिमय वाले हैं। ये अंतर है बस, और कुछ नहीं है। बस इतना सा था। फाइनली क्या करा दिया सर? कैरियोकाइनेसिस करा दिया। कैरियोकाइनेसिस के बाद में क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। सर साइटोकाइनेसिस डिपेंड करेगा कि कौन सी कोशिका है। वापस से कैरियोकाइनेसिस हमने करा दिया। हां सर कैरियोकाइनेसिस करा दिया, जिसमें हमने प्रोफेज 1 करा दी, मेटाफेज 1 करा दी, एनाफेज 1 करा दी, टीलोफेज 1 करा दी। अब होगा साइटोकाइनेसिस। अब डिपेंड करेगा साइटोकाइनेसिस कि ये अर्धसूत्रीय विभाजन पादप में हो रहा है कि जंतु में हो रहा है। पादप में हो रहा है तो कोशिका प्लेट विधि, जंतु में हो रहा है तो कोशिका खांच विधि। साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, फिर स्टार्ट होगा क्या? मियोसिस सेकंड। लेकिन मियोसिस सेकंड होने से पहले यहां पर क्या आएगी? G1 आएगी, G2 आएगी, एस अवस्था नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? मैं रीजन कई बार बता चुका हूं। इन दोनों अवस्थाओं को मिलाकर हमने क्या बोला है? अंतरालावस्था बोला है। इन दोनों अवस्थाओं को मिलाकर हमने क्या बोला है? अंतरालावस्था बोला। अब इसके बाद क्या होगी? मियोसिस सेकंड होगी। मियोसिस सेकंड इज सेम लाइक माइटोसिस। किसके जैसी है सर? माइटोसिस के जैसी है। अब मियोसिस सेकंड और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है? कोई मुझे बता सकता है जल्दी से? सर उपांति भवन का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है पिंटू।
तुम्हारे गाल पे लगे इन दो बड़े बड़े चिंटू। सर उपांति भवन क्या होता है? नींद में सोते रहते हैं ये। सर कशेरुकी का मतलब क्या होता है? कशेरुकी बेटा जीव होते हैं जिनके अंदर कशेरुक दंड यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, उनको हम कशेरुकी बोलते हैं। सर डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है? देख जल्दी से सुन। जंक्शन का मतलब समझ में आता है? जंक्शन, जंक्शन सोचना। जंक्शन, जंक्शन एक ऐसी जगह है जहां पर दो चीजें आकर जुड़ती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? जंक्शन। डिसजंक्शन का मतलब क्या होएगा? डिसजंक्शन का मतलब क्या आएगा? जब दोनों चीजें एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? अलग अलग हो जाएंगी। अब मुझे बता, क्या तैने यहां पर एनाफेज 1 में डिसजंक्शन होते हुए देखा या नहीं देखा? यहां पर तो जंक्शन हो रहा था, पास पास थे दोनों, 1 1 एक दूसरे के पास पास, 2 2 एक दूसरे के पास पास, जंक्शन था। हां सर। सर जंक्शन क्या होता है? ट्रेन में बैठा है बेटा खुशहाल जी, खुशहाल जी ट्रेन में बैठे हो कभी? ट्रेन बोलते हैं ट्रेन जंक्शन पर आ रही है। क्या बोलते हैं? ट्रेन कहां आ रही है? जंक्शन पर आ रही है, बोलते हैं ना। हाँ सर। तो प्लेटफॉर्म वो जगह है जहां पर ट्रेन आती है, जब आती है तो हम क्या बोलते हैं? वो जंक्शन पर आ गई। तो जंक्शन मतलब जब दो चीजें एक दूसरे पर जुड़ जाती हैं, वो जंक्शन है। जहां पर संधि हो जाती है उसको हम जंक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर संधि हो रही थी, यहां पर क्या था? जंक्शन था। अब ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो गई, तो इसको मैं जंक्शन बोलूंगा कि डिसजंक्शन बोलूंगा? सर डिसजंक्शन बोलूंगा। सर माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता? गजब, माइटोसिस में कहां हमने क्रॉसिंग ओवर पढ़ा? ठीक है। हाँ जी, मैं आपसे पूछ रहा था दोस्त, मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछ रहा था। ये जो यहां पर हमने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में फाइनली क्या हो जाएगा सर? टीलोफेज 1 आएगी, टीलोफेज 1 आएगी, केंद्र का आवरण हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम क्या करा देंगे सर? साइटोकाइनेसिस करा देंगे, और साइटोकाइनेसिस कराने से हमारे पास में 2 कोशिका आ जाएंगी। ये दोनों कोशिका कैसी होंगी सर? अगुणित होंगी, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि इस कोशिका के अंदर मियोसिस सेकंड होएगा, इसमें भी क्या होएगा? मियोसिस सेकंड होएगा। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आप मुझे बताइए, ये जो कोशिका आपने बनाई है, यहां पर 2 कोशिका बनाई हैं, दोनों कोशिका कैसी हैं सर? अगुणित हैं। दोनों कोशिका कैसी हैं सर? अगुणित हैं। दोनों कोशिका कैसी हैं सर? अगुणित है, जिनके अंदर पूर्ण गुणसूत्र था। ठीक है जी, बताओ। बताओ अब इनमें क्या होने वाला है सर? मियोसिस सेकंड होने वाला है, ठीक है। इनके अंदर क्या होने वाला है सर? मियोसिस सेकंड होने वाला है। मियोसिस सेकंड होने वाला है। मियोसिस सेकंड जब स्टार्ट होएगा, इसमें भी और इसमें भी, तो उसकी सबसे पहले क्या आएगी? प्रोफेज 1 आएगी। हाँ सर। प्रोफेज 1 में क्या होगा सर? ये केंद्र का आवरण हट जाएगा, तारक केंद्र कहां पर आ जाएंगे सर? ध्रुवों पर आ जाएंगे। जो क्रोमेटिन बना था वो संघनित होकर गुणसूत्र बना देगा, है ना। ये सारी की सारी सेम टू सेम वही चीज होगी। फर्क क्या है सर? मियोसिस सेकंड और माइटोसिस में बस एक चीज का डिफरेंस है, बस। बाकी ये पूर्णतः समान है। बस एक डिफरेंस है, और वो एक डिफरेंस कोई भी बालक मुझे बता सकता है। सिर्फ एक डिफरेंस है, बस। सिर्फ एक डिफरेंस है, कोई भी बालक अगर मुझे बताना चाहे। सर ऐसा अवस्था नहीं होएगी। वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक तो ऐसा अवस्था नहीं होएगी। किसमें? माइटोसिस जिस कोशिका में होता है, उसकी जब तैयारी होती है तो ऐसा अवस्था से गुजर कर आती है। मियोसिस सेकंड जिसमें होने वाला है, वो ऐसा अवस्था से गुजर कर नहीं आ रही है। एक तो ये डिफरेंस हो गया। मैं यहां पर 2 डिफरेंस लिख देता हूं, माफ करना। एक तो ये डिफरेंस हो गया, एस अवस्था से गुजर कर नहीं आती है।
एक और डिफरेंस है, बस एक और डिफरेंस। वेल डन बॉबी कुमार, बहुत ही बढ़िया। सोचिए माइटोसिस के अंदर जो कोशिका जो थी, माइटोसिस के अंदर जो कोशिका जो थी, माइटोसिस जिस कोशिका में होने वाला था वो द्विगुणित भी होती है, अगुणित भी होती है। चलो हमारे पास ये जो कोशिका ये अगुणित है, तो माइटोसिस तो अगुणित में भी होता है, ठीक है, ये तो कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है, माइटोसिस जिस कोशिका में होता है, माइटोसिस जिस कोशिका में होता है, क्या उस कोशिका के अंदर गुणसूत्र क्रॉसिंग ओवर वाले होते हैं? बस सर इसमें 4 कोशिका बनती हैं, भोंदूलाल। हाँ जी, बस इतना सा डिफरेंस है कि ये जो कोशिका हैं इनके अंदर जो गुणसूत्र हैं ये कौन से हैं, जिनमें जीन विनिमय हुआ पड़ा है। दूसरा डिफरेंस क्या हो गया, ये उन कोशिका में होती है, मियोसिस सेकंड उन कोशिका में हो रही है जिनमें, उन कोशिका में जिनमें गुणसूत्र जीन विनिमय वाले होते हैं। बस ये है सिंपल सा डिफरेंस और कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पर भी सेम टू सेम प्रोफेज 1 आएगी जो हमने वहां पर पढ़ी थी, प्रोफेज सेम टू सेम। यहां पर भी यहां पर प्रोफेज सेकंड आएगी जो सेम टू सेम प्रोफेज माइटोसिस की। यहां पर मेटाफेज सेकंड आएगी सेम टू सेम मेटाफेज माइटोसिस वाली। एनाफेज सेकंड सेम टू सेम वहां वाली। टीलोफेज सेकंड सेम टू सेम वहां वाली। खत्म, इतनी सी बात थी, इतनी सी बात थी। यहां पर इतना सा है ये चैप्टर, खत्म। क्योंकि मेन जो था ना इस चैप्टर में वो सिर्फ और सिर्फ ये 5 अवस्था, या मैं बोलूंगा सिर्फ और सिर्फ ये था, कौन, मियोसिस फर्स्ट। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है यहां पर। क्यों? क्योंकि ये सेम टू सेम माइटोसिस का। अब बच्चे पूछते सर फिर ये क्यों कराया, रीजन क्या था, मियोसिस सेकंड कराया क्यों आपने? जब आपने ऑलरेडी यहां से एक कोशिका ली और वो कोशिका जो है द्विगुणित है, आपने उससे 2 अगुणित कोशिका बना दी है, फिर क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि आपने यहां पर इन दोनों के अंदर मियोसिस सेकंड क्यों कराया, किस लिए कराया? तो हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा युग्मकों का निर्माण अगर करना है, युग्मकों का निर्माण अगर करना है, तो अब आप खुद सोचिए, अगर मैं यहां पर मियोसिस सेकंड नहीं कराता तो मेरे पास केवल 2 युग्मक बनते, लेकिन अगर मैंने यहां पर मियोसिस सेकंड करा दिया तो मेरे पास यहां पर 4 युग्मक बनेंगे। बस इतना सा है कि ज्यादा से ज्यादा युग्मकों की संख्या अगर उत्पन्न करनी है तो क्या बनते हैं, यहां पर मियोसिस सेकंड होता है, बस। ठीक है, आइए जरा एक बार आप, अच्छा एक काम करना, आज एक काम करना, अपनी एनसीईआरटी एक बार रीड आउट कर लेना। कल आकर अपन इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं डॉक्टर साहब सीरीज के, ठीक है? क्योंकि मेरा टाइम जो है वो हो चुका है, आई थिंक 6:45 हो चुके हैं, और आपकी क्लास जो होती है कितने बजे तक होती है, 4:45 से 6:45 तक होती है ना, तो क्लास टाइम ऑलरेडी हो चुका है। तो अपन जो है कल जो है डॉक्टर साहब सीरीज के क्वेश्चंस करने वाले हैं। डॉक्टर साहब सीरीज कल करेंगे और एनसीईआरटी कसरत भी कल करेंगे, ठीक है? तो कल एनसीईआरटी कसरत और डॉक्टर साहब सीरीज दोनों के कल क्वेश्चंस करेंगे। ट्राई करिएगा, एक बार पढ़कर आ जाएगा एनसीईआरटी। जिसको जो डाउट होएगा अर्धसूत्रीय विभाजन में, हम स्टार्टिंग में आते ही फटाफट वो पहले क्लियर कर लेंगे, ठीक है जी? बेटा अभी मैं ले नहीं सकता हूं, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट नहीं हो पाएगी केमिस्ट्री की, तो कल आप पूछ लेना, कल पूछ लेना। माफ करना आज के लिए मैं टाइम नहीं देख पाया था, कल पूछ लेना, ठीक है दोस्त? बाय बाय बच्चों।